नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ये सामान्य हिंदी का संपूर्ण कोर्स है जिसे कि हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। हिंदी के जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके यहाँ से बन सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, सिर्फ इतना आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए इंडेक्स में वो जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो सभी दिए हुए हैं। संज्ञा है, सबसे पहले हम संज्ञा को देखेंगे, शुरुआत यहीं से होगी। उसके बाद सर्वनाम को देखेंगे, अलंकार को देखेंगे, उपसर्ग प्रत्यय भी इसमें शामिल होगा, समास, संधि, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शुद्धि, विशेषण विशेष्य, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके अतिरिक्त मुहावरे, वर्तनी शुद्धि वाला आप पीछे ही देख चुके होंगे, तो मुहावरों को देखेंगे, लोकोक्तियां उसके साथ जुड़ी हुई होंगी, गद्यांश मतलब एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, और तद्भव तत्सम शब्द। इतने सारे जो टॉपिक हैं, कुल मिलाकर 15 टॉपिक हैं जिन्हें कि हम इस पूरे वीडियो सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है संज्ञा से, और संज्ञा की परिभाषा आमतौर पे आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किसी भी शब्द का जब आपको अर्थ जानना हो तो उसे तोड़ दीजिए, यानी उसका विखंडन कर दीजिए, मतलब संधि विच्छेद। तो यहाँ सम और ज्ञा, मतलब सम जो शब्द है वो इस प्रकार से है, म के साथ हलंत लगा हुआ है, और ज्ञा जो है ये अलग है, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला जो शब्द होता है वही कहलाता है संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले ये शब्द होते हैं। क्योंकि इन्हीं के विषय में अगर हम परिचय प्राप्त करेंगे तो वो सम्यक परिचय होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का पर्याय है नाम, ठीक है। संज्ञा मूल रूप से जो शब्द होते हैं वो किसी चीज का नाम होते हैं। किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ऐसे नाम के आधार पर हम संज्ञा को देखते हैं। यहाँ वही चीज दी हुई है कि किसी व्यक्ति यानी प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। वो परिभाषा एक बार ऊपर वाली रिपीट कर गई। जैसे उदाहरण के तौर पे तो श्याम, यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया है, इसके पिता का जो निवास स्थान है वो जयपुर में, या उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि श्याम के पिता जयपुर में निवास करते हैं। तो यहाँ देखिए श्याम एक व्यक्ति का नाम है तो ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। और जयपुर जो है वो एक शहर का नाम है तो ये भी एक संज्ञा शब्द है, दोनों नाम है। इस प्रकार से आपने देखा। और पिता जो है वो एक संबंध का नाम। तो ये जो नाम होते हैं ना, ये असल में संज्ञा शब्दों से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद अगला वाक्य आप देख रहे हैं, गाय एक उपयोगी पशु है, ठीक। तो गाय जो है वो एक प्राणी है, मतलब ये प्राणी का नाम हो गया चौपाया पशुओं में। और चूंकि ये उपयोगी पशु है तो ये उपयोगी पशुओं का एक वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से आप संज्ञा का वर्गीकरण देख सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है उसे आप देखिए, बुढ़ापा जीवन का निष्कर्ष है, ठीक है। बुढ़ापा जीवन का निष्कर्ष है, ये काफ़ी गहरा वाक्य है। वास्तव में आदमी जीवन भर चाहे जितना कुछ करे, चाहे जितनी गलतियां करे या अच्छे काम करे, लेकिन जब वो खाली बैठता है, जो बुढ़ापे की अवस्था होती है उस समय अक्सर इंसान खाली बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके सारे काम या तो पूरे हो चुके होते हैं या उसे करने में वो सक्षम नहीं होता, उतना सक्षम नहीं होता है जितना कि अपनी युवा अवस्था में। तो वो पीछे की जितनी चीज़ें हैं उनका पुनरावलोकन करता है, उन्हें देखता है कि मैंने पीछे क्या किया, कहाँ पर ऐसा किया होता तो ऐसा मैं आज होता, या ऐसी कंडीशन मेरी होती। कुछ चीज़ों पर वो पछताता है, कुछ चीज़ों पर गर्व करता है। तो बुढ़ापा जो है वो जीवन का निष्कर्ष निकालता है, मतलब वहाँ पे हम जाकर कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने अपने पूरे जीवन भर क्या किया, और वहाँ चीज़ें हमें बेहतर समझ में आती है। तो ये पूरा जो मामला है ये संज्ञा का। अब चूंकि संज्ञा की परिभाषा हम देख चुके हैं तो उसके बाद भेद देख लेना, यानी उसके प्रकार देख लेना ये आवश्यक है। तो प्रकार मूल रूप से तो 3 ही है, मूल रूप से 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन समस्या यह है कि जातिवाचक संज्ञा जो है इसके भी 2 प्रकार हैं। एक समूहवाचक होता है और दूसरा पदार्थवाचक होता है। पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है, जैसे कि आप अंग्रेजी में या फिजिक्स की लैंग्वेज में मैटर कहते हैं। पूरा ब्रह्मांड 2 ही चीज़ों से बना है, पदार्थ है या फिर ऊर्जा है। तो जो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा है वो भी असल में जातिवाचक संज्ञा का ही एक वर्गीकरण है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे हमने संज्ञा के 3 प्रकार देखे। 3 प्रकार कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जो जातिवाचक था उसमें 2 प्रकार हमने देखे, एक तो समूहवाचक देखा, दूसरा पदार्थवाचक देखा। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यहां देख लीजिए, गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर, रामायण, ये सब नाम है। किसी चीज के ही भले ही नाम हो, किसी स्थान या किसी जो स्थापत्य है उसका नाम हो, लेकिन ये नाम है और ये किसी न किसी व्यक्ति का आभास करा रहा है। जैसे गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद का नाम है, तो वो उनका हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो हिमालय को यहाँ एक व्यक्ति की संज्ञा अगर हम दे दें तो हिमालय शब्द जो है एक संज्ञा खुद बन जाएगा, मतलब ये नाम हो गया। सीता, सीता माता, और गंगा नदी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जयपुर ये स्थान का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्थान व्यक्ति कैसे हो सकता है, लेकिन हिंदी के व्याकरण में उसे व्यक्ति का रूप दिया जाता है ताकि हम व्याकरण को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, रामायण एक ग्रंथ का नाम है, तो ये आपने देखा। विशेषता क्या होती है? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें कुछ खासियतें होती हैं। खासियत यह है कि यह दुनिया में एक ही होती है। ठीक है, यह दुनिया में एक ही होती है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय कोई दूसरा नहीं हो सकता, ताजमहल कोई दूसरा नहीं हो सकता, सीता माता दोबारा नहीं आ सकती, मतलब वो एक ही है, और गंगा नदी फिर कोई दूसरी नहीं हो सकती। जयपुर शहर एक ही जयपुर शहर है, उसका नाम नकल करके भले ही कोई रख ले, लेकिन उसकी कोई प्रतिलिपि नहीं बना सकता। ऐसा रामायण ग्रंथ जो है ये दूसरा नहीं हो सकता। तो यही बात है, ये दुनिया में एक ही होती है और इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान कर सकते हैं। मतलब हम इसे ऐसा नहीं कि सीधा पैदा हुए और वहाँ पहुँच गए तो पहचान लेंगे। जो कुछ हमने जाना, अपने जो आसपास के लोग हैं या जो भी माहौल है उसी से बच्चे सीखते हैं। तो वहाँ से हमने जाना कि अच्छा ये वाली जगह जो राजस्थान में है इसको जयपुर कहते हैं, और ये वाला जो बर्फीला पर्वत है इसको हिमालय कहा जाता है, ये प्रहरी की तरह हमारे उत्तर दिशा में खड़ा है। ठीक है, तो ये सब परिचय हमें पहले से प्राप्त रहते हैं, उसी के आधार पर हम इन चीज़ों को पहचानते हैं। तो ये सब किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब इसमें नीचे वही चीज़ स्पष्ट की गई है जो मैंने आपको अभी बताई। नीचे आप देख रहे हैं लाइन, यहाँ पे गंगा, ताजमहल, रामायण, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, यदि हमने पहले से इन्हें देखा है अथवा समझा है तभी हम इन्हें पहचान कर सकते हैं। यह नदी तो गंगा है, मतलब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपके माता पिता ने दिखाया कि इन्हें नमन करो, ये गंगा नदी है जो कि काफ़ी पवित्र मानी जाती है, या ये नदी जो है जो बहती हुई तुम देख रहे हो ये गंगा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताया गया कि अच्छा देखो ये आगरा का फेमस ताजमहल है, ये 7 अजूबों में से एक है, शाहजहां इसको बनवाया था। ऐसे कोई आपको इंट्रोडक्शन देगा, आप या तो किताब से सीखेंगे या आपका कोई बड़ा आपको बताएगा, आपका अध्यापक हो सकता है, आपके अभिभावक हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप पहले से जानते हैं। नहीं तो एकाएक आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपके लिए ताजमहल और एक सामान्य बिल्डिंग में क्या अंतर है? बस आप हाँ ये देखेंगे कि ये खूबसूरत है, लेकिन उसका महत्व कैसे जानेंगे? जब आप पीछे से उसको जानते आए होंगे तभी जान सकते हैं। तो वही बात, ठीक, अचानक पहली बार देखने से नहीं, वही चीज़ है। अब इसके बाद जो अगला संज्ञा का पार्ट है वो है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक को हमने देखा कैसे कैसे व्यक्तिवाचक स्वरूप हो सकते हैं, मतलब उसमें जरूरी नहीं कि किसी इंसान का ही नाम हो, किसी स्थान का भी नाम हो सकता है, वो भी व्यक्तिवाचक में आएगा। किसी स्थापत्य का नाम हो सकता है, जैसे ताजमहल ही नहीं लाल किला भी हो सकता है। ठीक, और भी कई सारे, मतलब राम मंदिर अयोध्या का है तो भी एक व्यक्तिवाचक रूप हो गया, या ऐसे बहुत सारे। यहाँ उदाहरण देने लगेंगे तो फिर कमी हो जाएगी, जो समय की कमी है वो दिखाई देगी। जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में अगर आप देखिए तो परिभाषा ऊपर है, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति यानी उसकी क्लास का बोध कराता है वो जातिवाचक होता है। तो ये तो नाम में अर्थ छिपा हुआ है, इतना अर्थ तो आप भी निकाल सकते हैं। समस्या तब होती है जब पहचानने में भ्रम पैदा होता है और वहाँ फिर बारीक अंतर होता है। तो देखिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दे दिए गए, जैसे कि लड़का, पर्वत, पुस्तक, ठीक है, घर, नगर, झरना, कुत्ता, ये सब जातियाँ हैं। ठीक है, ये सब जातियां हैं, ये नाम नहीं है। नाम तो है ही है, संज्ञा है तो नाम रहेगा वो तो बेशक, लेकिन उसमें भी ये ऐसे नाम है जो कि केवल अकेले हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। पीछे हमने ये देखा था ना कि व्यक्तिवाचक जो है वो संसार में एक ही होता है, जैसे ताजमहल एक ही होगा, सीता माता एक ही होंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस जाति के बहुतेरे जीव पाए जा सकते हैं। जैसे कुत्ता कोई एक तो नहीं होगा, ढेर सारे कुत्ते होंगे, हैं भी। लड़के जो हैं वो अकेले तो नहीं है, ढेर सारी लड़कों की आबादी है। वैसे ही पर्वतों की भी जो श्रृंखलाएं हैं वो ढेर सारी हैं। तो इनके मामले में ये बाउंडेशन नहीं है कि ये अकेले पाए जाएंगे, ये समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा का आधार क्या होता है? वस्तु आदि का समान गुण, मतलब एक जैसी दिखने वाली जो चीजें हैं उसको एक वैरायटी में या एक जाति में रख दिया जाता है, या पहले उस वर्ग के गुणों का ज्ञान किया जाता है, मतलब वो कौन से गुण को धारण करता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, और उसके आधार पे पहचाना जाता है। और फिर एक चीज को पहचाना और उससे सबका मैच मिला लिया, आसपास जितनी चीजों को उसके जैसा देखा उसको उसी वस्तु की जाति में रख दिया। जैसे आपने एक कुत्ता देखा, आपको पता चला कि अच्छा कुत्ते के पास एक टेढ़ी पूंछ होती है और वो काफ़ी वफादार होता है,
मतलब इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। तो वैसे कई सारे जीव आपने देखे तो कहीं कह रहे ये तो हमने देखा था, वही वाला कुत्ता है, मतलब ये भी कुत्ते की ही प्रजाति है। तो आपने कुत्ते का जो समूह है उसको तैयार किया। ऐसे ही लड़के, एक लड़का आपने देखा तो वैसे ही कई सारे लड़के हो सकते हैं, तो वही समूह बनाने की बात कही गई है। अब यहाँ देखिए, पहाड़ आपने एक देख लिया तो वैसी संरचना आपको कहीं भी दिखाई देगी तो आप कहेंगे कि देखो ये पहाड़ है। या आपने एक फूल देखा तो फूलों में भी अलग अलग वैरायटी हो सकती है, लेकिन फूलों का अगर एक समूह बनाना चाहें तो ये फूल आपको दिखाई दिया, कहीं और आप फूल देखेंगे तो पहचान लेंगे। तो हम वैसा ही कह देते हैं, जैसा हम एक बार देख चुके होते हैं वैसी ही चीज़ हमें कहीं और दिख जाती है या बहुवचन में या बहुतायत मात्रा में दिख जाती है तो उसको हम उसी जाति में जोड़ देते हैं। ये तो हुआ। अब इसके बाद इसका जो अगला पैराग्राफ है वो हमें ये बता रहा है कि यह उस व्यक्ति, वस्तु की जाति, समूह, वर्ग के गुणों और विशेषताओं की जानकारी के आधार पर होता है। ठीक है, जानकारी के आधार पर होता है, और ऐसा हम किसी नई व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर नहीं कर सकते। ये पहले से एक पूर्व धारणा यहाँ बनी रहती है कि अच्छा इस जाति के लोग ऐसे ही दिखाई देते हैं। अगर कुत्ता है तो उसके पास 4 पैर और एक टेढ़ी दुम और उसकी वफादारी होनी चाहिए, ये जो गुण है वो दिखाई देगा, तभी हम कुत्ते को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर कुत्ता जो है वो शेर जैसा दिखने लगे तो हम लोग पहचानेंगे कि वो कुत्ता है, ये संभव नहीं है ना। तो जो पूर्व धारणा पहले से है वो बनी रहती। अब इसके बाद ये कहा गया, यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया कि पहले से देखे गए किसी युवक के गुणों के आधार पर अपरिचित किसी नए युवक को युवक के तौर पे पहचान कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई नौजवान लड़का है, उसके गुण को आपने देखा कि वो जोशीला है, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है और वो सक्षम है, मतलब कद काठी से बेहतर है, क्योंकि युवावस्था में सभी बेहतरीन ही होते हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती है। कमियां होती भी हैं तो वो बाद में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ऐसा आपने एक के अंदर गुण देखा तो आपको लगा कि अच्छा ये मनुष्य जो है ये अपनी चरम अवस्था पे है, यानी युवावस्था में। वैसे ही ऊर्जा वाला किसी दूसरे को आपने देख लिया तो आप पहचानेंगे कि अच्छा वो भी नौजवान है। ठीक, ऐसे। इसके बाद देखिए, यहाँ कहा गया कि नाम अगर दे दिया जाए, मान लीजिए युवक कह दिया गया तो उसमें आपने गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कहा कि किंतु पहले देखे गए राहुल नाम के युवक को हम नाम से बुलाते हैं, न कि युवक के, अगर उस पहले वाले लड़के का नाम आप जानते हैं, मान लीजिए उसका नाम राहुल है, कुछ भी नाम है, तो उसको आप उस नाम से संबोधित करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगला वाला नौजवान आपने देखा तो उसको भी आप राहुल कह देंगे, उसका नाम जानना चाहेंगे, और नहीं तो कहेंगे कि वो एक नवयुवक है। ठीक, तो इसी आधार पे अब यहाँ विवेचन को भली भांति समझने के लिए हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में जो अंतर है वो सबसे मुख्य रूप से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अंतर से ही प्रश्न बनते। अब इसके जो 2 प्रकार थे, शुरुआत में हमने यहाँ पर देखा था ना, एकदम शुरू में देखिए, ये समूहवाचक था और पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक था। इन दोनों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं इसे। देखिए, द्रव्यवाचक जो होती है यह किसी पदार्थ या द्रव्य, मतलब द्रव्य, यहाँ द्रव जो है वो बहने वाली वस्तु होता है, लेकिन ये द्रव नहीं है, ये द्रव्य है। द्रव्य का मतलब मैटर, वही चीज है। द्रव्य जो है वो शुद्ध तत्सम शब्द है, पदार्थ उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप है, ये बीच की अवस्था है। तो इस प्रकार की जो वस्तु होती है वो इसमें आती है, जैसे कि पानी, तेल, द्रव्य मतलब चीनी, मिट्टी, कुछ भी आप इसमें देखिए। लिक्विड जो है उसको भी डाल सकते हैं, जो सॉलिड है यानी ठोस पदार्थ है उसको भी डाल सकते हैं, गैस अवस्था है उसको भी डाल सकते हैं, ये सब पदार्थ हैं। तो इनका जो गुण है वो भी संज्ञा में हम लोग देखते हैं, और वही यहाँ कहा गया है कि इनका बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, द्रववाचक नहीं। यहाँ थोड़ा सा कहने में कंफ्यूजन है, लेकिन उसको आप स्पष्ट तौर पे समझिए कि ये द्रववाचक संज्ञा नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। कोई भी पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं आप देखते हैं मूल रूप से, उसमें पाए जाने वाले किसी भी चीज को यहाँ इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, जैसे लोहा, सोना, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, ऊन, इसमें सब कुछ आ गया, आपने देखा। इन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते, ये नहीं कि 1 2 3 4 करके इन्हें काउंट कर लिया। वही चीज यहाँ कही गई, 2 लोहा 4 सोना हम नहीं कहते, ये अगणनीय संज्ञाएं। इनका हम परिमाण नाप सकते हैं, 5 किलो लोहा या 10 किलो लोहे की छड़, ऐसा। लेकिन उस परिमाण को हम यहाँ मात्रा तो नहीं कह सकते। ठीक है, मात्रात्मक मतलब संख्यात्मक जो है उसमें हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो वही कहा गया है कि ये अगणनीय यानी गणना से रहित संज्ञाएं होती हैं। ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है, मतलब इनका हम परिमाण यानी जो मैग्नीट्यूड है वो नाप सकते हैं। कुछ जो है वो बहुवचन बनाते हैं, जैसे मिट्टियां, लकड़ियां, इस प्रकार से। तो ये है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक क्या होता है? तो बेशक जिससे समूह का ज्ञान हो, ऐसा नाम या ऐसा शब्द जो कि हमें समूह का आभास कराए। तो यहाँ वही कहा गया है कि ये गणनीय संज्ञाओं से, देखिए द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है ना, उसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं वो गिनती के योग्य नहीं होती हैं। उन्हें हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। और जो समूहवाचक होती है उसमें हम गिन सकते हैं। जैसे
भेड़ बकरियों का झुंड या समूह, तो उसमें आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी भेड़ है, कितनी बकरियां हैं, या कितना पूरा जो पशु वहाँ पर हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से गिना जा सकता है। वैसे ही सेना है, कक्षा है, क्लास है आपकी, उसमें कितने विद्यार्थी हैं आप गिन सकते हैं। सेना में कितने सैनिक हैं, कितने रंगरूट हैं, वो सब गिने जा सकते हैं। जुलूस में कितने लोग थे ये आप गिन सकते हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं, पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं, ये सब गणनीय है, गिनी जा सकती। ठीक है, तो ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। अब इसके बाद यहाँ एक नई हेडिंग है जिसे आप देख रहे हैं, और इसमें ये कहा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो वो कैसे होता है, उसका कैसा उदाहरण हो सकता है? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उसी व्यक्ति जैसे गुणों और दोष से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग का बोध कराए, जैसे लड़के। ठीक, अब इसके साथ आपने क्या कर दिया, दुष्ट लड़के। अब ये जो दुष्ट शब्द है ये कुछ ऐसे लड़कों के समूह को दर्शा रहा है जो कि प्रवृत्ति से दुष्ट हैं। ठीक, या अच्छे लड़के, अच्छे मनुष्य, तो ये एक ऐसे मनुष्यों के समूह को दर्शा रहा है जो कि अच्छे हैं। तो यहाँ एक गुण विशेष को उसके साथ लगा दिया। या फिर उदाहरण कुछ और भी बन सकता है, जैसे यहाँ कहा गया कि इस प्रकार से जब किया जाता है, मतलब जो व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उसी व्यक्ति के गुणों और दोषों से युक्त और जो व्यक्ति हैं उनको भी इसके साथ जोड़ दे, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह जाती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही है, पूरे समूह की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगी? तब ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है जातिवाचक। ठीक है, इसका जो स्वरूप है वो बिगड़कर बन जाता है जातिवाचक। जैसे इन रावणों से बचो। रावण बुरा था, ठीक है, चाहे लाख विद्वान रहा हो, उसके अंदर चाहे कितनी भी योग्यताएं रही हो, लेकिन जो अवगुण थे वो सबसे ऊपर थे। ठीक, तो रावण एक बुरा मनुष्य। अब उसके जैसे दिखने वाले या उसकी जैसी प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य हैं उनको उसी के क्लास में डाल दिया गया। मतलब वो सब क्या है, रावण सरीखे हैं, तो हम कहते हैं कि इन रावणों से बचो। ठीक, नेताजी के बलिदान से देश पर, धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस तो एक ही हो सकते हैं, वो 10-20 तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके जैसी प्रवृत्ति वाले जो नौजवान हैं या व्यक्ति हैं वो जन्म लिए, तो यहाँ एक समूह तैयार हो गया। वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है। कह देते हैं ना, जब सत्यवादी कोई होता है, धर्मनिष्ठ होता है, तो ये तो एकदम से हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र का इनके ऊपर भूत सवार हो गया है, लोग व्यंग्य भी करते हैं। तो हरिश्चंद्र का मतलब क्या? सत्यवादी। तो सत्यवादी जितने भी इंसान हैं जो कि हद से ज़्यादा धर्मनिष्ठ मार्ग पर चलते हैं, तो उन्हें इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ एक समूह तैयार हो गया, और ये जो समूह है ये असल में जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेता है। हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, तब तक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब कहा जाए कि वह बिल्कुल हरिश्चंद्र है, यानी एक और व्यक्ति हरिश्चंद्र में आ गया, तो वो जातिवाचक बन जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है। अब यहाँ वही चीज स्पष्ट की गई है नीचे कि उपर्युक्त वाक्यों में रावण, सुभाष और हरिश्चंद्र, ये तीन जो नाम अलग अलग व्यक्तियों के लिखे हुए हैं, ये क्रमशः अधर्मियों, क्रांतिकारियों और सत्यवादियों के वर्ग के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ ये नाम रही नहीं गए, ये किसी गुण विशेष के वर्ग को दर्शा रहे हैं। जैसे रावण जो है वो एक अधर्मी है, ठीक, तो अधर्मियों का एक ग्रुप तैयार हो गया जो कि रावणों हो गया, मतलब बहुवचन। सुभाष पैदा हो गए, मतलब कई सारे जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवान हैं, वो पैदा हो गए। और हरिश्चंद्र है वो बिल्कुल, तो मतलब हरिश्चंद्र यानी सत्यवादियों का एक वर्ग तैयार हो गया। ऐसा है। अब कभी कभी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में भी इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पर प्रक्रिया उलट जाती है। अभी तक हमने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में चली जाती है। ये इंटरचेंज चलता रहता है, हेर फेर, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे हो जाएगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न करा के किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, ठीक वही उल्टा है, एक आप तैयार करेंगे, दूसरा आपको मालूम हो जाएगा। पीछे ये कहा गया कि व्यक्ति विशेष का बोध ना करा के उसके नाम का सहारा लेके वो पूरे एक समूह को वहां पे टारगेट बनाए, ठीक, तो वो क्या हो गया, वो यहाँ पे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक का रूपांतरण था, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ उल्टा है कि संपूर्ण जाति का बोध न करा के वो किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रही, तब वो जातिवाचक संज्ञा नहीं रह जाती, तब वो क्या बन जाती है, जब एक व्यक्ति का बोध कराएगी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब जैसे यहाँ देखिए, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, कहीं भी हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो सिर्फ किताबों में होता है। हम लोग सीधे सीधे बापू या गांधी जी बोलते हैं, तो बापू भी हम बहुत लोगों को बोल सकते हैं, कोई गांधी जी की वो कॉपीराइट तो थी नहीं। और गांधी जो टाइटल है वो गुजराती टाइटल है भाई, वो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक, तो ये अकेले मोहनदास करमचंद गांधी की टाइटल तो थी नहीं, बहुत से लोगों की टाइटल थी, लेकिन यहाँ पर हम एक व्यक्ति के लिए उसको स्पेशली यूज कर रहे हैं, ठीक। पूरी जाति का जो एक सूचक शब्द है उसको हम एक व्यक्ति के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। मतलब जातिवाचक से रूपांतरण कहाँ हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हुआ, जैसे यहाँ दिया हुआ है, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, ठीक। अब यहाँ पर गांधी जी शब्द देखकर हम कंफ्यूज कभी नहीं होते, हम ये नहीं सोचते कि कौन वाले गांधी, हमें तुरंत समझ में आता है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी है ना।
तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर गांधी शब्द जो है वो अनेक व्यक्तियों की जाति का नाम होने के बावजूद केवल मोहनदास करमचंद गांधी के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होता है, मतलब वही राष्ट्रपिता है, उन्हीं के लिए यूज होता है। ऐसे ही पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। ठीक, पंडित जी, वैसे पंडित जी जो शब्द है वो कई लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, तो आधुनिक भारत के वो निर्माता थे। तो पंडित जी शब्द देखकर हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि ब्राह्मणों की पूरी बिरादरी में से कौन वाला है, ये शुक्ला है कि मिश्रा है कि तिवारी है कि कौन है, ये सब दिमाग में नहीं आता। तुरंत एक नेहरू जी का जो चित्र है वो दिमाग में पहुंच जाता है। और नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का सृजन किया। इतना सुनते ही हमारे दिमाग में आज़ाद हिंद फौज और कदम कदम बढ़ाए जा करते हुए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, एकदम ड्रेस में, वर्दी में। तो ये चित्र कैसे उभरता है? ये पूर्व धारणा और जो जनश्रुतियां हैं, मान्यताएं हमारे समाज में फैली हुई हैं, उसी के आधार पर उभरता है। हमने पहले से ही दिमाग में डिसाइड करके रखा हुआ है कि अच्छा गांधी जी हैं तो वो मोहनदास करमचंद गांधी ही होंगे। अगर कोई एक शब्द में बोले तो हम तुरंत समझ जाएंगे। नेताजी हैं तो वो सुभाष चंद्र बोस ही होंगे। तो इस प्रकार से जो एक जाति एक व्यक्ति का सूचक बन जाए, एक व्यक्ति को टारगेट बना के बोले, तो इस प्रकार का रूपांतरण जो है वो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में इस्तेमाल कहलाता है। यहाँ वही चीज स्पष्ट की गई है कि किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। चलिए अब तीसरी बिरादरी को देखते हैं। तो ये है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, इसमें भाववाचक संज्ञा में कहा गया कि जिन शब्दों से व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म का मतलब प्रवृत्ति की बात है, नेचर की बात है, इसके अतिरिक्त गुण, दोष, अवस्था, व्यापार से तात्पर्य यहाँ पे वो ट्रेड मार्केटिंग नहीं, एक्टिविटी, उसका जो उद्योग है, उसकी जो सक्रियता है, इसके अतिरिक्त भाव, स्वभाव, अवधारणा, विचार आदि का बोध होता है। जितने भी मानवीय गुण होते हैं या मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं या जीव के अंदर प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वो सब भाववाचक में आती हैं। क्योंकि जीव है तो उसके अंदर भाव तो होगा, निश्चित रूप से होगा, और भावनाएं जितने भी प्रकार की हो सकती हैं वो सब भाववाचक संज्ञा में वर्गीकृत की गई हैं। जैसे कोमलता, उसका स्वभाव कोमल है, तो ये जो कोमलता है ये भाववाचक संज्ञा है। बचपन की अवस्था थी और बच्चे जो हैं वो बेफिक्र होकर खेल रहे थे, तो ये बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाव है एक तरह का। लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, सलाह, मातृत्व, औचित्य, दासता, मित्रता, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। इसकी वैरायटी तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाववाचक संज्ञा के यहाँ पे वर्गीकरण हम देख रहे हैं, लेकिन शब्द कौन कौन से बनते हैं या किन शब्दों को लगाकर इन्हें तैयार किया जाता है वो जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा से ये बन सकती हैं, और जातिवाचक संज्ञा से अगर हमें भाववाचक संज्ञा तैयार करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग प्रकार के तद्धित प्रत्यय लगाने होंगे। ठीक है, तद्धित प्रत्यय यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे। अब ये तद्धित प्रत्यय किस प्रकार के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, आदमी से आदमियत, मानव से मानवता, ऐसे चिकित्सक से चिकित्सा, चोर से चोरी, तरुण से तरुणाई। यहाँ हमने क्या किया है? तद्धित प्रत्यय लगाया है। प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो मूल शब्द है उससे कुछ और बन जाता है, या तो उसे बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं या उसका अर्थ ही बदल डालते हैं। ये प्रत्यय और उपसर्गों का गुण होता है, तो यहाँ वही दिया हुआ है। मर्द से मर्दानगी, पुरुष से पुरुषत्व, या पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, पौरुष कह सकते हैं, क्योंकि ये शब्द ज़्यादा बेहतर नहीं है, पौरुष या पुरुषार्थ हो सकता है। तो ये सारा है। ठीक, ये क्या है? ये तद्धित प्रत्यय है जो कि हम जातिवाचक संज्ञा से यहाँ परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगले वाले को, सर्वनाम से देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो संज्ञा से हो गया। अगर सर्वनाम से करना है तो विभिन्न तद्धित प्रत्यय हमें लगाना होगा, जैसे कि निज से निजत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व भी कह सकते हैं, सर्व से सर्वस्व, अहम से अहंकार, इसके बाद मम से ममता। मम एक भाव है और ममता उसी से निकला हुआ एक नया भाव है। इसके बाद ममत्व, ये ममता और ममत्व दोनों, मम जो ये धातु है, धातु शब्द है, इसके जो प्रत्यय लगाने का क्रम है वो यहाँ से सामने आता है। इसके बाद विशेषण वाला देख लेते हैं। तो विशेषण से विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगाकर हम कैसे काम करा सकते हैं, जैसे कि बूढ़ा से बुढ़ापा, चतुर से चतुराई या चतुरता, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, माधुर्य भी हो सकता है, खट्टा से खटास, खट्टापन, अरुण से अरुणिमा, कंजूस से कंजूसी, उचित से औचित्य, लघु से लघुता, आलसी से आलस्य, विद्वता से मतलब विद्वान से विद्वता, गरीब से गरीबी, भूखा से भूख हो जाएगा। और इसके बाद परिष्कृत से, यहाँ भूख से भूखा होना चाहिए था, ये उल्टा हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, परिष्कृत से परिष्कार, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद ये असल में विशेषण से बनने वाले हैं, तो विशेषण शब्दों में आप प्रत्यय लगाएंगे, न कि विशेष्य में। तो यहाँ भी ठीक है। फिर ये भूखा जो है ना, ये असल में विशेषण है।
भूख जो है ये संज्ञा शब्द है तो विशेष्य होगा, तो यहाँ सही है, परफेक्ट क्रम है। और वैसे ही यहाँ भी है, जैसे परिष्कार जो है वो एक विशेष्य शब्द है, अब उससे बनने वाला जो यहाँ विशेषण होगा वो परिष्कृत होगा, तो उल्टा आप काम कर सकते हैं। यहाँ विशेषण से आपको तद्धित प्रत्यय लगाकर सीधा सीधा काम करना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ धीर से धैर्य धीरज वाला हो गया। क्रिया से अगर आपको बनाना है तब यहाँ आपको कृत प्रत्यय लगाना होगा। क्रिया है तो कृत प्रत्यय लगेगा। यहाँ तद्धित प्रत्यय जो होता है वो काम नहीं करेगा, वो पीछे संज्ञा और सर्वनाम में काम कर रहा था। अब कृत प्रत्यय लगाकर कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे चढ़ना से चढ़ाई, ठीक, चलना से चाल, दौड़ना से दौड़, सजना से सजावट, उतारना से उतार, कमाना से कमाई, गान से, माफ कीजिएगा, गाना से गान, जीना से जीवन, झुकना से झुकाव, खेलना जो शब्द है उससे खेल, थकना से थकान, पहुंचना से पहुंच, जीतना से जीत, मिलाना से मिलावट, हंसना से हंसी और पाना से पान। यहाँ पे पाना नहीं बल्कि ये पानी होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, ये शब्द हैं। आपको यहाँ कृत प्रत्यय लगाना है, पीछे तद्धित लगाया था, और अगर आप कृत प्रत्यय लगाते हैं तो इस प्रकार से ये क्रिया से संज्ञा वाला जो परिवर्तन है ये दिखाई देता है। इसके बाद अव्यय से देख लेते हैं। तो निकट से निकटता, दूर से दूरी, नीचे से नीचता, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, कहते हैं ना धिक्कार है, तो वो वाला। अब यहाँ देखिए बताया गया इस प्रकार ता, त्व, ये सब प्रत्यय हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना मोटे मोटे काले काले अक्षरों में, ये प्रत्यय हैं, अलग अलग वेराइटी के हैं लेकिन हैं। तो ता है, ता एक प्रत्यय हो गया, त्व एक प्रत्यय हो गया। ता से जैसे सुंदर में आपने ता लगा दिया, सुंदरता हो गया, ठीक। और भी बहुत सारा, मनुष्य में आपने ता लगा दिया, मनुष्यता हो गया। वैसे ही त्व है तो महा में आपने त्व लगा दिया, महत्व हो गया। पन है, अब आपने जो बच शब्द है उसमें पन लगा दिया, या लड़क शब्द जो है या लड़का शब्द जो है उसमें पन लगा दिया, लड़कपन हो गया। संधि करेंगे तो वो मात्राएं विलुप्त हो जाती हैं। इसके बाद देखिए ई है तो प्रभुताई, बड़ाई, ढिठाई, इस प्रकार से हो गया। आई वाला लगा दीजिए, ठीक है, मिठाई, हलवाई। और इसके बाद आ है, ये भी लगा सकते हैं। ईयत लगा सकते हैं, इंसानियत, इस प्रकार से हैवानियत। आहट लगा सकते हैं, ठीक है, हकलाहट, झुझलाहट, ऐसा। या त और य जैसे जो सामान्य प्रत्यय हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको लगाने से अन्य शब्द भाववाचक संज्ञाओं में बदल जाते हैं। शब्द चाहे किसी भी वैरायटी का हो, ये जो प्रत्यय हैं ये हमेशा काम करते हैं। जैसा कि आपने पीछे सुना कि उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्द के अर्थ में या उसके जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ वही होता है, वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। हिंदी में संज्ञाएं लिंग, वचन तथा कारक द्वारा अपना रूप निर्धारित करती हैं, ठीक है। संज्ञा असल में क्या है? मूल रूप से संज्ञा एक नाम है। वो नाम किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी पुस्तक का भी हो सकता है, मतलब किसी चीज का भी हो सकता है, और किसी जीवित चीज का, मतलब जीवित जीव का हो सकता है, वनस्पति का भी हो सकता है, ठीक। नाम से तात्पर्य है। तो ये जो नाम होता है ये लिंग, वचन और कारक, ये तीन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी दिशा को निर्धारित करता है कि वो किस स्वरूप का होगा। और ये संज्ञा के विकारात्मक तत्व कहलाते हैं, जो कि उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। विकार का मतलब यहाँ आप बुरे अर्थ में मत लीजिएगा कि वो बुराई उसके अंदर पैदा कर देते हैं, संज्ञा को बिगाड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं, अर्थात उसकी दिशा बनाते हैं और उसमें परिवर्तन लाते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये विकारात्मक है। अब इसके बाद यहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है? ये विशेषण का संज्ञा के रूप में असल में प्रयोग है। तो विशेष संदर्भ यहाँ पे लिए गए। देखिए, हिंदी में विशेषण शब्द का संज्ञा के रूप में भी विशेष संदर्भों में प्रयोग किया जा सकता है। अब कहाँ पर किया जा सकता है? वैसे तो हमने सुना है कि जो विशेष्य होते हैं वही संज्ञा और सर्वनाम की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मतलब जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, असल में सर्वनाम है क्या? वो संज्ञा का पिछलग्गू है, पीछे पीछे चलता है। संज्ञा के स्थान पे जहाँ संज्ञा नहीं आती है वहाँ वो बैठ जाता है उसकी जगह लेने के लिए, ठीक। तो ये वाला काम है। अब ये दोनों जो शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, ये विशेष्य की कैटेगरी में डाले जाते हैं। आप विशेषण और विशेष्य जब पहचानते हैं तो उसमें सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि देखिए कि संज्ञा कौन कौन सी, जो वाक्य दिया है या पद्य पंक्ति या जो भी कुछ दिया है उसमें संज्ञा शब्द को पहचान लीजिए और वो आपका विशेष्य हो जाएगा। और जो संज्ञा की तारीफ कर रहे हो या उसकी बुराई कर रहे हो या उसके बारे में बता रहे हो वो विशेषण हो जाएंगे। ऐसा एक कॉमन सेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा में कुछ विशेष संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं, हमेशा नहीं। जैसे गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ नीचे उदाहरण दिया है ताकि आप उसे समझ सकें। तो गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, यहाँ गरीब शब्द लड़के की संज्ञा के लिए, मतलब लड़के संज्ञा के लिए विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है। गरीब खुद एक संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ जब इस्तेमाल किया गया, गरीब और लड़का दोनों अलग अलग प्रकार की संज्ञाएं हैं, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों को, लेकिन दोनों इस्तेमाल किए गए हैं एक ही वाक्य में। तो ये जो लड़का शब्द है ये यहाँ पर विशेष्य बन जाएगा, ये प्रमुख हो जाएगा। और गरीब उसकी विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है या वो लड़के कैसे हैं। लड़कों का अगर समूह ही बना ले तो वो लड़के गरीब हैं।
तो गरीब होना उनकी विशेषता है। तो यहाँ ये लड़का जो संज्ञा शब्द था उसके लिए विशेषण का काम करेगा। वैसे ये है संज्ञा, तो कायदे से इसको भी अगर ये सिंगल रहे किसी सेंटेंस में तो इसे विशेष्य होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक संज्ञा पहले से मौजूद थी और वो ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए गरीब उसके पीछे गुणवाचक विशेषण के तौर पर काम करेगा। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए, गरीब लोग पढ़ नहीं सकते, अमीर लोग पढ़ना नहीं चाहते, ऐसे भी हो सकता है। तो ये चीज़ें समझे आप। यहाँ पर करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने संज्ञा शब्द हैं, और ये भी देखना है कि वो संज्ञा शब्द कहीं एक दूसरे से संबंधित तो नहीं है। संबंधित का मतलब ये कि एक संज्ञा शब्द दूसरे की विशेषता तो नहीं बताने लगा, ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो जो विशेषता बता रहा है वो संज्ञा भले ही क्यों न हो या सर्वनाम ही क्यों न हो, वो विशेषण बन जाएगा। क्योंकि विशेषण का सबसे पहला काम तो यही होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है। और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। जैसे ईमानदारों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ईमानदारों शब्द आप लिखें या ईमानदार लोगों लिखें तो दोनों जो है वो कंबाइंड हो गए। वैसे ही देखिए, बड़े लोगों को छोटे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, तो हम लोग कॉमन जो वाक्य होता है उसमें कह देते हैं कि बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही भूखे लोगों को खाना खिलाओ, ठीक है। भूखों को खाना खिलाओ मतलब भूखों जो शब्द है उसके अंदर भूखे लोग ये शब्द युग्म छिपा हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो दो जो डबल संज्ञाएं या डबल संज्ञा सर्वनाम का कॉम्बिनेशन है वो दिखाई दे रहा है। ये आपने देखा। साथ में ये बताया गया है कि जो ईमानदारों, बड़ों, भूखों ये सब शब्द है, ये विशेषण से जातिवाचक संज्ञा में इनका कन्वर्जन है। ये पहले क्या थे, विशेषण थे। इनका जो स्वरूप है वो गुणवाचक या जो भी विशेषण की प्रकार वैरायटी हो सकती है उसमें था, लेकिन अभी ये बन गए हैं जातिवाचक। यहाँ ईमानदारों का एक वर्ग तैयार हो गया है, ग्रुप तैयार हो गया है। वैसे ही बड़े लोग और छोटे लोगों का एक समूह तैयार हो गया है। तो ये क्या है, ये जातिवाचक मतलब एक प्रजाति के अंतर्गत आए तो वो प्रजातिवाचक या जातिवाचक संज्ञा हो गई। वैसे ही भूखों जो शब्द है ये भूखे लोगों का एक झुंड हो गया, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा में आ गया। अब नीचे एक हेडिंग है जिसमें आपसे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को हम पहचानेंगे कैसे। पूरी जो कथा है वो तो समाप्त हो गई, लेकिन सबसे मूल समस्या तो यही होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने, ये पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं करना है। एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेहतर समझ विकसित हो सके और आप प्रश्नों को बेहतर हल कर सके, जो गलतियाँ आप पहले कर रहे थे उसे दूर कर सके, ठीक है। तो जिस संज्ञा, अब संज्ञा का मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम देख, सुन और छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जो भौतिक आकार लिए हुए है या भौतिक आकार में सूक्ष्म हवा और अमीबा भी हो सकता है, जिसे कि माइक्रोस्कोप से देखने की या महसूस करने की ही सिर्फ आवश्यकता होती है, चाहे वो कितना भी स्थूल हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भौतिक चीज़ है, वो पदार्थ है मूल रूप से, ऊर्जा है, तब तो हम उसे महसूस नहीं कर सकते। हालांकि ऊर्जा को भी इसी में डाला गया है, ये हिंदी है, ये भौतिक विज्ञान नहीं है कि यहाँ पर हम आइंस्टीन का समीकरण लेकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों को एक पदार्थ के रूप में ही महसूस किया जाता है। तो जो भौतिक आकार ले सकते हैं उन सबको इसके अंदर डालेंगे, वो चाहे कितने भी छोटे हों या कितने भी बड़े हों। अब छोटे का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, हवा को आप मान लीजिए, हवा छोटी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि उसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक। और स्थूल चाहे जितना हो, बड़े बड़े स्थापत्य, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या लाल किला हो या फिर कमरा आपका हो, रहने वाला रूम, सड़क हो या कोई भी बड़ी चीज़ जो विशालकाय हो, वो सब, ये सब व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में आते हैं, ठीक। और यदि हम किसी को इंद्रियों या भौतिक स्पर्श से देख, सुन, स्पर्श या चख नहीं सकते, तो हम केवल उसे अपने मन में महसूस करते हैं, यानी विचार और अनुभूति के रूप में महसूस किया जाता है, तो वो भाववाचक में आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ संज्ञा के जो 3 प्रकार हमने देखे उनको 2 लाइनों में समझा दिया गया है कि आप जब 4 विकल्प दिए हो तो कैसे पहचानेंगे। आप बस इतना देख लीजिएगा कि उस चीज़ को हम छू कर, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं या नहीं, उसे हम सामने साकार रूप से देख या महसूस कर सकते हैं या नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग में आती हैं, वो हमें साकार रूप में नहीं दिखाई देती, तो वो क्या है, वो हमारी कल्पना है, यानी मन का भाव है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और जिसे हम छू सकें, स्पर्श कर सकें या उसे देख सकें, सुन सकें, तो वो चीज़ क्या है, वो व्यक्तिवाचक में आएगी और नहीं तो जातिवाचक में आएगी। वो उसके प्रकार पर निर्भर करेगा। तो यही पूरा मामला था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, जो पीछे हमने पूरी कथा समाप्त की है ना, उसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यहाँ देखिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विद्वान जो है वो विशेषण से, विद्वान एक विशेषण शब्द है, ठीक है, पहले ये बता दिया गया कि विद्वान जो शब्द है वो असल में विशेषण है। तो इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बताइए। यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प हैं, अ, ब, स, द करके दिया हुआ है। विदुषी है, विधाता है, विद्वता है और वरदान है। तो विद्वान और विदुषी ये दोनों क्या है, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना। दोनों बस लिंग का अंतर है। विद्वान जो है वो पुल्लिंग शब्द के लिए या पुल्लिंग जो वर्ग है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और विदुषी जो है वो स्त्री यानी महिला वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाला है, तो विदुषी तो नहीं होगा। अब इसके बाद विद्वता को देखिए।
विद्वता एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। विद्वान एक विशेषण है, तो विद्वता उससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी आपसे वैसे ही पूछा जा रहा है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो जिसे हम महसूस कर सकें, सिर्फ मन में महसूस कर सकें, सामने वो दिखाई न दे, सिर्फ मन में और हृदय में रहने वाला भाव हो, तो वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ देखिए ऊपर का जो ये शब्द है मित्रता। मित्रता एक ऐसा शब्द है जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। मित्रता साकार रूप में नहीं खड़ी होती। ये नहीं कि कोई स्त्री है या कोई लड़की है जो कि आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपको आपके दोस्त के साथ मिला देगी, ऐसा नहीं है। ये मन का भाव है जो कि आप और आपके मित्र के बीच में पैदा होता है, तब जाकर आप एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक, बाकी जितने हैं वो संज्ञा शब्द तो है, लेकिन अलग अलग प्रकार के। इच्छुक जो है यहाँ पे ये विशेषण है, इच्छा जो है वो संज्ञा है, तो इच्छा मन का भाव है, लेकिन इच्छुक जो है वो विशेषण है, तो ये आपका बाहर हो गया, ये संज्ञा है ही नहीं है। बाकी चलना और पंडित ही अलग चीज़ है, तो इसमें मित्रता हो जाएगा। इसके बाद कौमार्य में संज्ञा शब्द का आपको भेद बताना है, कौन सी संज्ञा होगी। कुमारावस्था, ठीक, तो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो ये जो कौमार्य शब्द है ना, ये भाववाचक है, मन का भाव है कि विवाह नहीं हुआ है, किसी से संबंधित आप नहीं हैं, तो आप कौमार्य अवस्था में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए, ठीक है। और ये मन का भाव है, इसमें कोई जो भौतिक चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई देती, तो ये आपका हो गया भाववाचक। ये न तो व्यक्तिवाचक है, न समूहवाचक है, और न ही जातिवाचक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या ये 3 था, अब 4 को देख लेते हैं। मिठास, मिठास ये एक शब्द है। अब आपको बताना है कि ये किस प्रकार की संज्ञा से बिलोंग करता है। व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या फिर भाववाचक है। तो किसी चीज़ को आप मुंह में डालेंगे वो आपको मीठी महसूस हो रही है, या किसी का व्यवहार आपको मीठा महसूस हो रहा है। यहाँ महसूस जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है, तो महसूस आप कैसे करते हैं, अपनी भावनाओं से, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए महात्म्य शब्द दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि असल में ये क्या चीज़ है। ठीक, महात्म्य ये क्रिया है, मतलब ये संज्ञा ही नहीं है, ये असल में क्रिया है, ऐसा दिया हुआ है। या फिर ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, ये है क्या। तो महात्म्य शब्द जो है ये महानता के भाव को दर्शाता है, ठीक है। महानता का जो भाव होता है उसी को कहा जाता है महात्म्य। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया। सिर्फ आपको यहाँ लॉजिक लगाना है, दिमाग में ये सोच लीजिए कि आपको ये महसूस की जा सकने वाली वस्तु है, या फिर आप इसे छू कर देख सकते हैं। आप महानता को छू सकते हैं, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, नहीं होगा, वो सिर्फ मन में आएगा। महानता का जो भाव है वो मन से महसूस किया जा सकता है। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। यानी यहाँ 3-3 की त्रयी दी हुई है। त्रयी का मतलब क्या होता है, तिकड़ी, जिसमें 3 चीजें हों। तो आपको बस ये देखना है कि जो शब्द त्रयी यहाँ दे रखी है, इसमें 3 जो शब्द दिए हैं वो तीनों भाववाचक संज्ञा कौन से ऑप्शन में दिए। धैर्य, चतुराई और राधेश्याम। इसमें चतुराई जो है वो मन का भाव है, ठीक है। धैर्य जो है वो भी मन का भाव है, लेकिन ये जो राधेश्याम शब्द है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, तो ये बाहर हो गया। अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता, यहाँ जातिवाचक और भाववाचक दोनों मिक्स हैं। आय, साधना और ऊंचाई, ये आप देख लीजिए, ये वाला है। और गाय, मूर्खता और चालाकी। तो इसमें जो ये सी वाला ऑप्शन या आप कह लीजिए स वाला ऑप्शन है, इसमें आय, साधना और ऊंचाई, ये तीनों जो शब्द हैं ये भाववाचक हैं। आय का मतलब यहाँ नोटों की गड्डी और सिक्कों का ढेर नहीं। आय जो आपकी है, मतलब आमदनी, उसे आप मन में महसूस कर सकते हैं। बैंक बैलेंस आपका है तो वो आंकड़ा है, आमदनी नहीं है। आमदनी एक भावना है, तो यहाँ पर वो आ जाएगी। और साधना, साधना कहीं कोई साकार स्वरूप में नहीं होती है, ये तो मन का भाव है। ऊंचाई, ये भी मन का भाव है। तो ये वाला जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। बाकी जो है जितने भी आप देख रहे हैं अ, ब और द, वो अलग अलग मिक्सचर है। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ फिर वही काम किया गया है। अब यहाँ व्यक्तिवाचक आपको तलाशना है। ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द त्रयी है उसमें तीनों शब्द व्यक्तियों को दर्शाते हो, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष या किसी अन्य इसी प्रकार की चीज का वर्णन करते हो। तो ममता, बैल और राधेश्याम। अब यहाँ देखिए ममता और राधेश्याम तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन बैल जो है वो एक जाति है, ठीक है, कोई एक चीज नहीं है व्यक्तिवाचक। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये हुआ कि ममता जो शब्द है ये, हालांकि ममता एक भावना भी है, ममता, माँ की ममता, तो ये जो ममता है यहाँ भाववाचक भी हो जाएगा। लेकिन ममता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है, तो वो एक व्यक्तिवाचक हो गया फिर। और वैसे ही राधेश्याम, राधेश्याम एक व्यक्ति का नाम हो गया। बैल जो है एक जाति का नाम हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए ब वाले को, और बाकी 2 विकल्प पीछे हैं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ दे दिया है शब्द त्रयी, उसको पहचान लीजिए। देखिए राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। राधेश्याम, पन्नालाल ये दोनों जो है ये व्यक्तियों के नाम हो गए, और हिमालय एक पर्वत का नाम है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति स्वरूप में है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तीनों, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब ही होगा। इसका जो बाकी 2 विकल्प था उसको भी देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है।
आम, साधना और ऊंचाई, तो इसमें कुछ भाववाचक है, कुछ व्यक्तिवाचक है, मिक्सचर है। गाय, मूर्खता और चालाकी हमने पीछे ही देख रखा है, तो ये होने से रहा। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न में आपसे फिर पूछा गया कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भारत, लड़का, कायर और मित्रता। यहाँ देखिए, भारत ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देश का नाम है, तो देश को यहाँ व्यक्ति स्वरूप माना गया। लड़का ये जातिवाचक संज्ञा है। कायरता ये अगर रहता, कायर जो शब्द है ये तो विशेषण हो गया, ये संज्ञा है ही नहीं है। कायरता जो है वो मन का भाव है, ठीक, तो वो भाववाचक होता, लेकिन वो नहीं दिया है। मित्रता दिया है। मित्र जो है एक विशेष शब्द हो जाएगा, माफ कीजिएगा। मित्र जो है एक विशेषण या अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें नहीं पढ़ते हैं क्योंकि शब्दों के कई प्रकार होते हैं, या वाक्य भी कई तरह से बनते हैं। यहाँ कुल मिलाकर मित्रता एक मन की भावना है, इसको हमने पीछे भी देखा था, ठीक है, पिछले जो प्रश्न थे उसमें भी देखा था। तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऊपर वाले जो 3 हैं वो नहीं आएंगे इसमें। अब इसके बाद 9वां जो प्रश्न दिया है बहुविकल्पी, इसमें आपसे कहा गया कि किसी भी राष्ट्र की हानि जयचंदों से होती है, जयचंदों से होती है। अब इसमें जो रेखांकित है उसमें संज्ञा आपको बतानी है, ठीक है। रेखांकित कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं इसमें रेखांकन कहीं किया है, लेकिन जो जयचंदो शब्द है उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है, तो उसी को आप रेखांकन समझिए। जयचंदो, यहाँ जयचंद नहीं कहा है। अगर जयचंद कहता तो वो पृथ्वीराज चौहान का जो पूर्व मित्र और बाद का शत्रु था जयचंद, वो हो जाता, तो वो व्यक्तिवाचक होता। लेकिन उसके जैसे बहुत सारे धोखेबाज, गद्दार, जो कि अपने लोगों से धोखा करके दुश्मनों की मदद करे, तो उन लोगों की एक कैटेगरी तैयार हो गई और उन्हें कहा गया कि ये लोग जयचंद हैं, ठीक, पूरा एक समूह। तो इसीलिए ये जाति बन गई, मतलब जयचंदों की भी एक प्रजाति हो गई जिन्हें कि जातिवाचक संज्ञा में डालेंगे, तब ये व्यक्तिवाचक नहीं है। और उसके बाद देखते हैं 10वें नंबर के प्रश्न को। तो 10वें नंबर के प्रश्न में फिर से वही, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो लड़कपन बन जाएगा। यहाँ पे आप पन जो प्रत्यय है उसको जोड़ देंगे, प्रत्यय पीछे लगता है। इसके बाद अगले वाले को देख लीजिए, 11वें को, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। अब इस वाक्य में ये जो धोखा शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है। भाववाचक है। धोखा, कोई हम लोग कहते हैं ना धोखा खा लिया, तो ऐसा कुछ थोड़ी है कि दाल चावल या पूरी सब्जी है हमने खा लिया, ये मन का भाव है, जैसे कि हमने एडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, ठीक। तो धोखा जो है ये भाववाचक है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। मधुर जो शब्द है ये विशेषण है, और कैसा विशेषण है, तो गुणवाचक है। गुणवाचक विशेषण का परिवार काफी लंबा चौड़ा होता है, आगे हम देखेंगे वो सब, अभी तो हम संज्ञा देख रहे हैं, उसके बाद सर्वनाम और विशेषण का भी नंबर आएगा। तो मधुर जो है ये विशेषण है। अब इसको भाववाचक संज्ञा में आप कैसे बदलेंगे, इसमें बदलने का एक ही तरीका है, पीछे आपने देखा कि जो प्रत्यय है वो लगाने पड़ते हैं। तो प्रत्यय कौन सा लगेगा, ता लगा लीजिए, ठीक, ता लगा लीजिए। ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये मधुरता हो जाएगा, उसके स्वभाव में मधुरता है, तो ये जो मधुरता शब्द है ये असल में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है वो आपको देखना है। तो देखिए, लोहा, तेल और दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। घड़ी जो है वो एक जाति हो जाएगी घड़ियों की, या प्रकार हो जाएगा। हालांकि घड़ी भी पदार्थ से ही बनती है, वो भी तो ठोस जो चीज़ें हैं उन्हीं से बनती है, तो वो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आना चाहिए। हालांकि ये प्रश्न पूरी तरह से सही नहीं है, घड़ी भी आपका एक तरह से द्रव्य होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसे वर्ग में डाल दिया गया है, मतलब इसे एक जाति सूचक जो वर्ग है उसमें डाल दिया गया है, तो इसीलिए ये इससे बाहर हो गया है। ये सबसे कम सटीक विकल्प है, इसीलिए हमने इसका जो ब वाला है उसको चुना। इसके बाद अगला जो 14वां प्रश्न है उसमें आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि कंकरेज प्रजाति दुधारू होती है। ये किसी पशु की प्रजाति है जो कि दूध देती है अच्छा खासा। तो इसमें जो दुधारू शब्द है, ठीक, दुधारू शब्द वो रेखांकित किया गया है। ये विशेषण है, कैसा विशेषण है आप बताइए। विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, वो भी यहाँ पहचानना पड़ेगा। दुधारू, तो दुधारू क्या है, ये विशेषण है, दूध से बनने वाला विशेषण है। दूध एक विशेष शब्द है, संज्ञा शब्द है, तो उससे बना हुआ विशेषण है दुधारू। इसके बाद गुणवाचक विशेषण है, ये भी जान लीजिए। 15वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया कि घना में कौन सा प्रत्यय लगा दे तो वो भाववाचक बन जाएगा। घनापन, ठीक है, घनत्व भी हो सकता है, घनापन ये भी हो सकता है, लेकिन घनापन जो है वो भाववाचक में नहीं आएगा। संज्ञा तो वो भी बनेगा, लेकिन तब वो द्रव्यवाचक में चला जाएगा, क्योंकि घनापन हम नाप सकते हैं, उसका मीजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन घनत्व जो है उसको मीजर तो कर सकते हैं, लेकिन मन में महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि साइंस को अगर हम घुसाएंगे तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो फेल कर जाएंगे, तो हिंदी में ही रहते हैं। घनत्व और घनापन ये दोनों यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, अगर घनत्व आएगा तो निश्चित रूप से घनापन आएगा, क्योंकि शब्द दोनों एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग। तो इसमें त्व प्रत्यय हम लगाएंगे, घना में त्व लगा दिया तो यहाँ पन भी दिया है, तो त्व वाला ज़्यादा बेहतर है, घनत्व। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें जो 16वां प्रश्न है नीचे दिया है ना, इनमें क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। तो भलाई,
ये जो भलाई है ना, ये असल में क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा नहीं है। भला शब्द होता है, उससे बनी हुई संज्ञा है ये। इसमें आई प्रत्यय हमने जोड़ा तो ये बन गया भलाई। इसके बाद देखते हैं आगे, यानी 17वें नंबर के क्वेश्चन को। और इसमें आपसे कहा गया कि किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ ऊपर वाला जो त्रयी दिया है ना, शब्दों की तिकड़ी, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, मतलब विशेषण में आपने कुछ प्रत्यय वगैरह जोड़ दिया और वो बन गया भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे 3 शब्द आपको इसमें से तलाशने थे। तो नीचे वाले पहले जो है उनको देख लेते हैं। जैसे मनुजत्व है, मनुज ये विशेषण नहीं है, ठीक है, ये संज्ञा शब्द था, इसमें हमने त्व जोड़ दिया। स्वास्थ्य, नैतिकता, यहाँ काम नहीं बना। इसके बाद छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धर्म, छोटा और लड़का, ये सब क्या है, ये संज्ञा शब्द है, तो यहाँ ये विशेषण नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए धैर्य, गौरव और पशुता, यहाँ भी काम बन जाता, लेकिन पशु दिया है, ये जातिवाचक संज्ञा है, तो काम बिगड़ गया। विशेषण हमें चाहिए था, तो यहाँ देखिए महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ठीक है। महान, महान से बना हुआ है महत्व, तो ये आपका महान जो शब्द है ये विशेषण हो गया। हालांकि कहीं कहीं ये संज्ञा का भी काम करता है। और इसके बाद यहाँ सौंदर्य आप देख रहे हैं और प्राथमिकता देख रहे हैं, तो ये असल में भाववाचक संज्ञा बन चुकी है। तो इसका ऊपर वाला सही है। दोनों चीज़ें हमें देखनी है असल में, कि जो मूल शब्द है वो विशेषण है या नहीं, और उसके बाद उससे जो संज्ञा हम बना रहे हैं प्रत्यय लगाकर, वो भाववाचक है अथवा नहीं, ये दोनों देखना था। तो इसके लिहाज से एकदम सटीक इसमें पहला वाला है। इसके बाद 18वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में या वाक्यों में, यहाँ वाक्य तो नहीं दिया है, शब्द दिया है, तो इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो जिसे आप मन में अनुभूत न कर सके बल्कि छू कर महसूस कर सके, तो वो भाववाचक नहीं होगा। बलवान, ठीक, कोई मनुष्य बलवान है तो उसकी ताकत को आप देख सकते हैं, ठीक, तो ये आपका भाववाचक नहीं। बाकी विभीषिका, पैशाच्य और शिक्षा, ये सब मन की भावनाएं हैं, या कुछ और शब्द हो सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। माफ कीजिएगा, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे, और ये वाला जो है ये भाववाचक संज्ञा से बाहर हो जाएगा, ये भाववाचक नहीं। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सरदार है, स्वतंत्रता है, पंडित है और भीष्म पितामह है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक भाव है, ये किसी व्यक्ति का नाम रखा जा सकता है, लेकिन मूल रूप से ये भावना है, आज़ाद होने की भावना, ठीक है, ये मन में आता है, बाहर से आज़ादी दिखती नहीं है। कहते हैं ना आज़ादी आ गई, 1947 में आज़ादी देश में आ गई, तो आज़ादी कोई महिला नहीं है जो कि प्रवेश कर जाए या भारत माता तिरंगा झंडा हाथ में लेकर धरती पर प्रवेश करे और उनके पीछे पीछे पूरा जुलूस निकले, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मन की कल्पना है, मन की कल्पना में हम गढ़ लेते हैं, चित्र भी बना डालते हैं, तो ये मन का भाव हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा। बाकी जितने हैं, जैसे सरदार, सरदार क्या है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, और पंडित ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, और भीष्म पितामह ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम, ऐसा आपने देखा। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपसे कहा गया कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, जरा बताइए। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जो नहीं हो वो आपको तलाशनी है। दोस्ती, बपौती, गहराई और विनम्र दिया है, इसमें भाववाचक आपका विनम्र नहीं है, ठीक है। विनम्र जो शब्द है ये असल में संज्ञा, मतलब भाववाचक संज्ञा से बिलोंग नहीं करता है। बाकी दोस्ती, बपौती और गहराई ये महसूस किए जाने वाले भाव हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उसके जैसा फिर कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो यूनिक है, वो अकेले है। तो द्वेष, राजभवन, ब्रह्मपुत्र, ताजमहल, तो राजभवन चाहे जितनी संख्या में बन जाए, लेकिन राजभवन का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो यूनिक होता है और वो दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ स्थापत्य के प्रकार मत देखिएगा, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर नहीं है, ये हिंदी है, यहाँ मोटे मोटे जो विभेद है वही हम करेंगे। तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, राजभवन। यहाँ आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र, ये नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है, ब्रह्मपुत्र कोई दूसरी नहीं है। और ताजमहल ये व्यक्तिवाचक ही है, हमने पीछे देखा था। लेकिन द्वेष ये मन की भावना है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगी। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जरा बताइए। तो देख लीजिए, पत्थर, पठार, नदी और गंगा। पत्थर बहुत सारे हो सकते हैं, पत्थरों की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, आप शैल पढ़ते हैं ना, तो वो सब चीज़ें, तो पत्थर में पूरी बिरादरी आ जाएगी, तो ये जातिवाचक है। और पठार, पठार भी बहुत सारे हो सकते हैं, ढेर सारे है ही है, पहले से ही मौजूद हैं, तो ये भी आपका बिरादरी वाला हो जाएगा, यानी जातिवाचक है। नदी, नदियाँ भी ढेर सारी हो सकती हैं, लेकिन गंगा तो एक ही है, तो गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न कि जातिवाचक, ये उससे बाहर है। इसके बाद देखिए 23वें नंबर के प्रश्न को, जिसमें आपसे कहा गया कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। तो मातृत्व, औचित्य, गहरा और दास्ता। मातृत्व मन का भाव है, कोई भी महिला जब माता बनती है तो उसके मन में जो वात्सल्य पैदा होता है उसको मातृत्व कहा जाता है, और ये आवश्यक नहीं है कि वो माता बने तभी उसके मन में भाव पैदा हो, हर स्त्री में होता है ये गुण, मातृत्व का भाव होता है, वो परिलक्षित होता है अलग अलग रूप में, ठीक है।
तो ये वाला हो गया, चाहे वो किसी पालतू जानवर पर ही प्रकट हो जाए, लेकिन वो असल में वात्सल्य का भाव होता है, जो कि महिला के अंदर एक व्यवहारिक गुण होता है। औचित्य, ठीक है, कि इस बात का क्या औचित्य है, तो आप इसे, ये जो औचित्य का भाव है इसे महसूस करेंगे, तो ये भाववाचक है। ठीक है, गहराई, गहराई को आप नाप सकते हैं। ठीक है, गहरा जो शब्द है इसको आप नाप सकते हैं कि कितनी गहराई, अटलांटिक महासागर कितना गहरा है, मैरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, ये सब आप नाप सकते हैं। दास्ता एक मन का भाव है, गुलामी मन का भाव है, आपको गुलाम बनाया गया है, लेकिन आपके मन में जो भावना भरी है उसी से आप गुलाम हैं। ठीक, तो यहाँ जो स वाला है वो बाहर हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें आपसे कहा गया कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है बताइए। पीछे पूछा गया कि जो नहीं है वो बताइए, यहाँ पर जो है वो बताइए। तो शुभ, संकोची, शरीफ और परेशानी ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें आपको देखना था, तो शुभ, संकोची, शरीफ, ये तीन जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, क्योंकि इन्हें आप देखते हैं, ये इसमें कुछ संज्ञा शब्द हैं और कुछ जो है वो विशेषण भी हैं, सब संज्ञा ही नहीं है। लेकिन परेशानी जो है वो मन की भावना है, मन की भावना है, और इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। ये आवश्यक नहीं है कि 4 विकल्प दिए हैं तो सब संज्ञा ही हो, ये जरूर नहीं है। इसमें कुछ जो है वो विशेषण या कुछ क्रियाएं भी हो सकती हैं। इसके बाद 25वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, जिसमें आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जरा बताइए। तो शत्रुता, वीर, मनुष्य और गुरु, नीचे जो दिया है ना वो सब जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या अन्य प्रकार हो सकते हैं, लेकिन शत्रुता ये मन की भावना है, द्वेष ये मन की भावना है, वैमनस्य ये मन का भाव है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आएगा। यहाँ तक हमने जो 25 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हमने पीछे पाठ पढ़ रखा था, उसी के आधार पर हल किए। अब इसके बाद अगला जो भाग है वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं ये आप सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर ये इस्तेमाल होते हैं। संज्ञा जब न मौजूद हो तो उनके स्थान पर कोई सर्वनाम हम इस्तेमाल कर लेते हैं, या संज्ञा जो शब्द होते हैं उन्हें अगर आप वाक्य में बार बार इस्तेमाल करेंगे, मतलब आप समझ लीजिए ऐसे कि यह मोहन का घर है और मोहन अपने घर में नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या किया, मोहन शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया। मोहन एक संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि यह मोहन का घर है और मोहन वह अपने घर में नहीं है। ठीक है, ऐसे, तो वह क्या है, ये सर्वनाम है और ये मोहन के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये वाक्य ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको बोरियत नहीं होगी और थोड़ा सा यूनिकनेस रहेगी, मतलब ये अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और व्याकरण के लिहाज से भी अच्छा है। तो ये सर्वनाम शब्द वाक्य को और बेहतर बनाते हैं। अब यहाँ देखिए सर्वनाम का मतलब क्या है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है, इन शब्दों को देखकर आप पहचान सकते हैं। मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या, ये सब सर्वनाम है, ये सब सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम, और नाम क्या है, संज्ञा, तो सबकी संज्ञा, ये संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो जो शब्द अपने नामों के स्थान पर लड़का, लड़की, कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हो वो सर्वनाम होते हैं। अब इसकी वैरायटी है, इसके प्रकार है, और कितने प्रकार हैं आइए देखते हैं। इसके संज्ञा के जैसे छोटे मोटे प्रकार नहीं है, इसकी जो फैमिली है वो काफ़ी बड़ी है, 6 प्रकार है। सर्वनाम मूल रूप से 6 प्रकार के होते हैं, और इन 6 प्रकारों में आप देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है और निजवाचक होता है। इनका डिटेल जो एनालिसिस है वो यहाँ नीचे से झांक रहा है, उसको देखेंगे। लेकिन पहले जो टेबल में दिया है ना उनमें शब्दों को आप देखिए। जैसे पुरुषवाचक अगर सर्वनाम है तो उसे आप पहचानेंगे कैसे, उत्तम, मध्यम, मैं, आप, तुम, यह, ये सब जो है ना, यह, वह, ये सब पुरुषवाचक है, ये आपने देखा। निश्चयवाचक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि यह और वह, ये दोनों में आते हैं, निश्चयवाचक में भी आते हैं और पुरुषवाचक में भी आते हैं। अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वाक्य कैसा है, कहीं कहीं दोनों में आपस में ओवरलैपिंग है, जैसे कि यहाँ पुरुषवाचक और निश्चयवाचक को देख रहे हैं। तो यह, वह, ये, वे, इस प्रकार का जो शब्द है ना, ये हम निश्चयवाचक में भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करेंगे और कैसे वाक्य बनेंगे वो हम देखेंगे। इसके बाद अनिश्चयवाचक, जैसे कोई वस्तु, अब तय नहीं है कि वो कौन सी वस्तु है, कुछ मात्रा में निकाल लाओ, अब कितनी मात्रा में निकालना है ये आपके स्वविवेक पर निर्भर है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये अनिश्चय की स्थिति को दर्शाते हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कौन सी चीज, कौन सी वस्तु, ऐसे, तो कौन जो शब्द है, क्या शब्द है, जो प्रश्न पूछने के भाव में दर्शाए जाते हैं वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो वस्तु, मतलब वस्तु के साथ आपने क्या किया, संबंध जोड़ दिया पीछे की घटनाओं का, इस प्रकार से जो है सो है, ये सब संबंधवाचक है। और निजवाचक में अपने, आप, खुद, स्वयं, ये सब चीजें, मैं अपना काम आप कर लूंगा या खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा, ऐसे, तो ये सब सर्वनाम शब्द हैं जो कि निजवाचक की वैरायटी में आते हैं। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार हुए जिन्हें कि हमने यहाँ क्रमशः देखा। अब इन्हें थोड़ा सा विस्तार से देखने की आवश्यकता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, ये सब अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं।
ठीक है, छोटी उम्र में अंग्रेजी का व्याकरण तो खूब दबा कर पढ़ाया जाता है। खासतौर पे उत्तर भारत में ये मानसिकता है कि अंग्रेजी और गणित ये दोनों बच्चे की बहुत मजबूत होनी चाहिए। और जो मातृभाषा है, जो कि बचपन से उनकी जबानी या जबान पर चढ़ी हुई है, उसको वो कतई मजबूत नहीं करना चाहते, उपेक्षित कर देते हैं। और इसी उपेक्षा का नतीजा है कि हिंदी आजकल एकदम गर्त में चली जा रही है। सरकार भी उपेक्षा कर रही है, सिर्फ लोग ही नहीं। तो ये एक बुराई है जो कि नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन। यहाँ देखें, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन, यानी पुरुष, जो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आप पढ़ते हैं वो वाला। इनके हेतु जिन सर्वनामों का इस्तेमाल होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ आप देखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। जैसे पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर वो मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, ये कर्ता कारक वाले जो पुरुष होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हो गए, जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसका प्रयोग बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक अपने लिए, खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए। जैसे मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये उत्तम पुरुष वाले हैं, मतलब खुद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, इसमें आप देख लीजिए एग्जाम्पल कैसा है। मैं अपने स्कूल गया, मतलब ये अपने ही स्कूल जा रहे हैं तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, कई लोगों का समूह है और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो एक प्रदर्शनी लगी हुई है जिसे देखने जा रहे हैं। इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं। कुछ जो विद्वानों का वर्ग है वो कहेगा कि इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है, ये संवेदनशील विषय। तो यहाँ जो हमारा शब्द है वो एक समूह को दर्शा रहा है और समूह अपने बारे में ही बता रहा था, तो ये असल में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन में आने वाला पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मध्यम पुरुषवाचक, यहाँ परुष नहीं होगा, पुरुष होगा। परुष मतलब कठोर होता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम ये सेकंड पर्सन वाले में आएगा। तो वक्ता या लेखक सुनने वाले, श्रोता या पढ़ने वाले पाठक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कथन में इन सर्वनामों का इस्तेमाल करता है। मतलब अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ तू, तुम, मेरा, तेरा, मेरा नहीं होगा, मेरा तो आपका व्यक्तिवाचक में पहले वाले में मतलब उत्तम पुरुष में आएगा ना। यहाँ पर तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपका, आपकी, अपना, अपने, अपनी, मतलब इस तरह के जितने भी हैं वो सब। जैसे यहाँ तू बहुत अच्छा लिखती है, किसी लड़की को आपने ऐसे ही यारी दोस्ती में कह दिया तू बहुत अच्छा लिखती है, खुश हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आपको ये पहचानना होगा कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ जो तू शब्द आपने इस्तेमाल किया है वो अपने लिए नहीं इस्तेमाल किया है, आपने किसी अनदर पर्सन के लिए यूज़ किया है। ठीक, और उसी को आप संबोधित कर रहे हैं, ये बात है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि दूसरे के लिए आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्वनाम आप दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी से कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। ठीक, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है। क्लास में कई सारे बच्चे हैं और बाहर से एक मॉनिटर आके कहता है कि तुम बहुत खुराफात करते हो, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, याद किया है। तो ये वाला यहाँ पर आपस में ही बात हो रही और आप सभी के लिए पूजनीय हैं। मतलब किसी गणमान्य व्यक्ति या किसी महान व्यक्ति से आप कह रहे हैं, उसके सम्मुख प्रस्तुत होकर कह रहे हैं कि आप सभी के लिए पूजनीय। तो यहाँ जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके सामने है, असल में वार्तालाप आप उसी से कर रहे हैं। पहले अपने देखो, कहते हैं ना, पहले अपने देखो फिर मेरे बारे में बोलना। तो यहाँ आप सामने वाले से ही बोल रहे होते हैं, तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यहाँ आप सामने वाले के बारे में बात तो कर रहे होते हैं लेकिन उससे नहीं कह रहे होते, ये आप उसके गैर मौजूदगी में कह रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का कोई लड़का है, माफ़ कीजिएगा इसमें कोई सुनने वाले दर्शक का नाम मोहन हो तो यहाँ अन्यथा मत लीजिएगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल के लिए नाम हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मोहन नाम का कोई लड़का है, वो घर में गया, मतलब स्कूल जाता है लेकिन आज स्कूल में अनुपस्थित था और घर में उसे चोट लग चुकी है। तो तुम या आप जो है वो बोलेंगे कि मोहन को घर में काम करते हुए चोट लगी और इसी वजह से वो आज स्कूल नहीं आया। तो यहाँ आपने मोहन शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आप उसके लिए सर्वनाम यूज़ करना चाहें तो आप कहेंगे कि आज उसे घर में काम करते हुए चोट लगी और इसीलिए वो स्कूल नहीं आया। तो ये जो उसे शब्द है ये उस मोहन के लिए, मतलब उस मोहन नाम के लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ वो मोहन उपस्थित नहीं था, आपने किसी तीसरे व्यक्ति को उसके बारे में बताया। ठीक है, आपने मोहन से बात नहीं की, आपने किसी थर्ड पर्सन से बात की और उसे बताया कि ये वाला जो व्यक्ति है ये स्कूल इसलिए नहीं आ पाया। हो सकता है वो आपके टीचर हो, आपके प्रिंसिपल हो या कोई और हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। वैसे ही देखिए, वह रोते रोते सो गई। अब जो रोते रोते सो गई है उसको जगा कर आप नहीं बता रहे हैं कि वो रोकर सोई, आप किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं कि वो रोते रोते सो गई है, भाई जाके मनाओ, उसको बुलाकर समझाओ कि वो ऐसा काम ना करे। तो जिसको बुलाकर समझाना है वो अभी नहीं आया है, आप किसी तीसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो सर्वनाम होते हैं इनको थर्ड पर्सन में रखा जाता है, मतलब ये आपके
होते हैं प्रोनाउन ही, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो किसी तीसरे व्यक्ति से बतियाने का होता है। ऐसे हम लोग आमतौर पे ज़्यादा करते हैं। अपने इंडिया में सामने से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो साइड में बात करते हैं किसी तीसरे से। और आपने, इन्होंने, अब यहाँ देखिए आपने के जो शब्द है ना, इसकी जगह पे इन्होंने भी हो सकता है। इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है, मतलब कोई महान व्यक्ति है, कोई महापुरुष है जो कि मंच पर खड़े हैं, और जो एंकर है जो कि वहाँ समारोह को प्रायोजित कर रहा है, तो वो प्रायोजक माइक पर परिचय दे रहा है कि यह जो है ये बहुत महान व्यक्ति है। सामने श्रोताओं को परिचय दे रहा है, उस महान व्यक्ति को नहीं बता रहा है, वो तो खुद ही जानता है। तो वो सामने वाले जो श्रोतागण हैं उन्हें बता रहा है कि ये बहुत महान व्यक्ति हैं और इन्होंने हमारे ज़िले के लिए ये काम किया है, और भी बहुत कुछ, मतलब साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान या समाज सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। तो ये सब बातें आप किसी थर्ड पर्सन से कर रहे हैं, तो यहाँ वो चीज़ हो गई। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसके बाद अगले जो सर्वनाम की वैरायटी है उसको देख लेते हैं, जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ आप डिमॉन्स्ट्रेटिव मोड में बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। और आज के समय में हर व्यक्ति को डेमो देखना होता है। पहले डेमो देखते हैं तभी कोई चीज़ जो है उसको या तो हायर करते हैं या खरीदते हैं या लेते हैं। कहीं भी आप जॉब करने जाएंगे तो आपको डेमो देना पड़ेगा। पहले रिज्यूमे से काम चल जाता था, लेकिन आजकल ऑनलाइन के ज़माने में पहले डेमो देना पड़ता है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ना, ये हर जगह चलता है और यहाँ सर्वनाम में भी घुसा हुआ है। तो आइए देखते हैं। जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती, मतलब दूर कोई चीज़ है, या पास में रहने वाली चीज़ों में आप व्यक्ति भी डाल सकते हैं, प्राणी भी डाल सकते हैं, वस्तु डाल सकते हैं, और निश्चित घटना, व्यापार आदि का बोध भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सर्वनाम होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है, यह तो श्याम है। ठीक, ये पूरा वाक्य है, इसे दो वाक्य मत समझिएगा, ये पूरा वाक्य है। यह कौन है, यह तो श्याम है। तो यहाँ यह की ओर संकेत है और यह पर जोर है। यह कौन है, कौन शब्द पर जोर नहीं है, मतलब पूछने की इच्छा से प्रश्न किया ही नहीं गया है, बल्कि आपको जताने की इच्छा से प्रश्न किया गया है कि यह कौन है, अरे देखो सामने ही तो है श्याम, ऐसे। तो यहाँ क्या होता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप जानते हैं कि वो चीज़ जो है वो वही है, किसी से पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रश्न जो है वो आरोपित कर रहे हैं। जैसे ये रहे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, बस ये वही है जिन्हें कि मैं तलाश रहा था। यहाँ आपको रंच मात्र का भी संशय नहीं है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। गीता का घर बस वही है, आप जानते हैं कि बस वही जो मोहल्ले में 5वां वाला मकान है, गली के साइड में उधर पीपल के पेड़ के नीचे, वो गीता का घर है। तो बस आपने उंगली दिखाई कि बस वही घर जो है वो गीता का है, चलो चलते हैं, चाय पीते हैं। और वे जो बैठी हैं वे अध्यापिकाएं हैं, मतलब वो महिलाएं जो वहाँ कुर्सी लगाकर बैठी हैं और डंडा हाथ में पकड़े हुए हैं, वो अध्यापिकाएं। ठीक, तो ये सब निश्चयवाचक है। यहाँ आप तय कर चुके हैं कि वो चीज़ वही है जो आप जानते हैं, तो इसलिए आप निश्चय के भाव से कह रहे हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ कुछ शब्द दे दिए हैं ताकि आप उन्हें वाक्य में देखें तो पहचान जाएं कि अच्छा ये निश्चयवाचक के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। लेकिन एक सलाह आपको है कि शब्दों पर मत जाइएगा। अगर शब्दों को पकड़कर आप बैठेंगे कि बस ये शब्द दिखा नहीं कि हम निश्चयवाचक सर्वनाम वाला जो ऑप्शन है उसको चुन लिए, तो यहाँ गलती हो सकती है। थोड़ा व्यवहारिक होकर इसके बारे में सोचिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसीलिए परिभाषा दी। इसका मूल कॉन्सेप्ट समझिए, तब आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सिर्फ आप ये चाहें कि कुछ कोड वर्ड रट कर आप वाक्यों को पहचान लेंगे तो यहाँ दिक्कतें आती हैं और तभी प्रश्न गलत होते हैं। तो इसलिए ये यह, वह, ये, वे का जो चक्कर है उसको छोड़ दीजिए। बस वाक्य को पकड़िए, उसको पढ़िए एक बार और पहचानने की कोशिश करिए कि इसके अंदर मूल भावना क्या है। तो ये जताने वाला भाव है, और जताने वाला भाव तभी होता है जब आप एक निश्चय कर चुके होते हैं। इसके बाद अनिश्चयवाचक, पहले वाला जो हमने देखा उसी का ये उल्टा है। यहाँ आप किसी चीज़ के बारे में कह तो रहे होते हैं, लेकिन ये तय नहीं होता कि आप उसके बारे में 100% सही जानते हैं। जैसे किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में, ये तो परिभाषा हो गई। किसी भी अनिश्चित चीज़ के बारे में आप बात करें और वहाँ पे आप संज्ञा के स्थान पे जो प्रोनाउन वर्ड है, मतलब सर्वनाम शब्द हैं, उनका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो इस प्रकार का जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक कहलाएगा। जैसे कोई, किसी, कुछ, इस प्रकार का। ठीक है, कुछ जो शब्द है ये हम लोग प्रायः निर्जीव जो संज्ञाएं होती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और कोई, किसी, कुछ, कोई, किसी जैसा जो शब्द है वो हम लोग प्रायः सजीव के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ भी ये बाउंडेशन नहीं है कि ये दोनों इसी के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ये वाले जो शब्द हैं ये कभी कभी निर्जीव के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये वाला जो है ये सजीव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो बस इतना जानिए कि ऐसे जो शब्द हैं ये प्रायः अनिश्चय को दर्शाते हैं, तय नहीं है आपके पास कि वो क्या चीज़ है। जैसे शायद बाहर कोई आया है, बाहर कुछ आहटें महसूस हो रही हैं जिन्हें कि आप सुन तो रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है कि बाहर कुछ है, तो आप घर में कहेंगे कि बाहर कोई आया है, चलो गेट पर देखते हैं। ठीक, ऐसे किसी से कुछ वस्तु उधार मत लो। ठीक है, कुछ वस्तु मत लो, तो यहाँ पर कुछ अब क्या लेना है वो तय नहीं है कि जलेबी खरीदनी है या पैसे उधार लेने हैं, क्या करना है। तो जब कुछ तय ही नहीं है तो यहाँ अनिश्चय है। तो ऐसी स्थिति में
चूंकि वस्तु हम लोग सीधा सीधा लिख देते तो संज्ञा हो जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस्तेमाल किया गया है जो कि सर्वनाम है। और ये सर्वनाम कैसा है? अनिश्चयवाचक है। यहाँ तय नहीं है कि वो वस्तु कौन सी है, कैसी है। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया। अब यहाँ प्रश्न में अनिश्चय छिपा है। आप क्या खाएंगे ये पता नहीं, जो मिलेगा वो खाएंगे बेशक, लेकिन वो क्या होगा ये आप नहीं जानते, या कम से कम वाक्य से वो जानकारी नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके बाद जो चौथी वैरायटी हम देखते हैं वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये जो इंट्रोगेटिव टाइप के प्रोनाउन होते हैं, इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है। संज्ञा के स्थान पे ही हम उन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न पूछने की भावना होती है, सीधी बात। जैसे क्या, किसने, किसे, इस प्रकार से। कौन, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कवियों को किसने आमंत्रित किया था। अब यहाँ पर किसने का मतलब क्या है कि कोई इंसान ही आमंत्रित करेगा, कोई वहाँ पर घोड़ा आकर तो आमंत्रित करेगा नहीं। लेकिन जो इंसान है उसके बारे में आप जानते नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति है जिसने कि आमंत्रित किया था। यहाँ अनिश्चय नहीं है, शुद्ध प्रश्न पूछने का भाव है। आप किसी सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं और बदले में उससे जो सटीक जवाब है उसकी अपेक्षा करते हैं। तो इसीलिए आपने पूछा कि कवियों को किसने आमंत्रित किया। हमने तो कवि सम्मेलन नहीं बुलाया था, क्या तुमने बुलाया है, ऐसे पूछते हैं। और बाजार जाने के लिए किससे कहूँ या किसे कहूँ, तो यहाँ जो किसे शब्द है इसमें आप ये जानना चाहते हैं कि कौन बाजार जा रहा है मेरे बदले में। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति का नाम छिपा हुआ है लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है। और बाहर कौन आया है, बाहर कोई आया है, ये क्या है, ये संदेहवाचक में चला जाएगा। मतलब आप अभी अनिश्चय की स्थिति में है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में से डाल देंगे। लेकिन बाहर कौन आया है, आप सीधा सीधा किसी से प्रश्न कर रहे हैं, तो ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। आप चाय के साथ क्या लेना पसंद करेंगे, समोसा या इमरती। तो चाय के साथ कोई इमरती नहीं खाता है, लोग समोसे खाते हैं या स्नैक्स लेते हैं। तो फिलहाल क्या लेंगे, अब आप क्या लेना चाहेंगे, चने मुरमुरे लेना चाहेंगे कि समोसे खाना चाहेंगे या ऐसे ही चाय पीना चाहेंगे, तो ये तय नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक, तो क्या शब्द जो है वो यहाँ प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर आपको देना है। और तुम किससे लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है कि लिखने वाली चीज़ से ही लिखा जाएगा। मतलब किताब कापी से तो लिखेंगे नहीं, पेन से ही लिखेंगे या पेंसिल से लिखेंगे। लेकिन पेन कौन सी होगी भाई, रोटोमैक की पेन यूज़ करोगे, रेनॉल्ट की पेन यूज़ करोगे या पार्कर पेन खरीद कर लिखोगे, तुम किससे लिखोगे भाई, ये बताओ। तो ये जो किससे शब्द है ना, ये असल में यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसके बाद अगला हमारा जो प्रकार है वो है संबंधवाचक, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। संबंध जोड़ता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये बेशक प्रोनाउन की पहली पहचान है, लेकिन ये संबंध जोड़ने का काम करता है। जैसे जिस सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द के साथ संबंध दर्शाने के लिए हो। मतलब एक शब्द या वाक्य का टुकड़ा है, वाक्यांश का मतलब क्या होता है, वाक्य का एक टुकड़ा, तो उसका आप दूसरे वाक्य के टुकड़े या दूसरे शब्द के साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, तभी आप सेंटेंस को पूरा कर पाएंगे, ऐसी वहाँ रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। ये कम शब्दों में आपकी बात को वहाँ जाहिर कर देगा। जैसे जो सो किया जाता है या जो प्रधान। अब यहाँ पे जो और सो जो शब्द है ना, ये असल में बताने की कोशिश की गई है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे जो, वह, जैसा, वैसा, किसको, उसको, जिसमें, उसमें। ये जो शब्द युग्म है ये असल में संबंधवाचक है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पर दो अलग अलग वाक्यांश हैं। जैसी करनी यानी जैसा कर्म, ये एक वाक्य का टुकड़ा है। वैसा भरनी का मतलब क्या, वैसी भरपाई या वैसा भुगतान। अब आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया तो एक मुहावरा बन गया, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इनका अर्थ एक अलग निकल आया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा तुम काम करोगे वैसा परिणाम निकलेगा। तो दोनों जब दो तरफ थे तो इनका अलग अलग अर्थ था। आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, संयुक्त वाक्य बना दिया। तो ऐसे में एक मुहावरा तैयार हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब आपने यहाँ पर जैसी और वैसी शब्द को जोड़कर संबंध जोड़ दिया इसका। ठीक, जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है। कहते हैं ना, जिसे देखो वही काम में लगा हुआ है, कोई तो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात, ऐसे बोलते हैं। तो जिसे देखो वही, ठीक है, जिसे देखो एक अलग शब्द या वाक्य युग्म हो गया और वही काम में लगा है। अब यहाँ पर वही और जिसे, ये दोनों सर्वनाम के शब्द हैं, लेकिन दोनों आपस में जब कनेक्ट होंगे तो यहाँ बन जाएगा संबंधवाचक। यहाँ हमने देखा कुछ व्याकरण का मतलब क्या, व्याकरण के जानकार यानी व्याकरणाचार्य। तो जो व्याकरण के जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि जो, जैसा, जिसे आदि जो है वो संबंधवाचक है, जबकि और, यहाँ देख लीजिए, और, सो, वैसा, उसे, ये सब सहसंबंधवाचक है। तो इतना बारीक अंतर नहीं पूछेगा। ये प्रीलिम्स एग्जाम है और एक सामान्य क्वालिफाइंग यहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, वैसी नहीं पूछी जाती है कि बहुत उच्च कोटि की हो। तो यहाँ आपको इतना बारीक अंतर नहीं करना है कि कौन सा संबंधवाचक है और कौन सा सहसंबंधवाचक है। इतना बारीक अंतर करने के लिए आएगा भी नहीं। जो इसका बेसिक यहाँ फंडा है उसको समझिए। वाक्यों के बीच में, शब्दों के बीच में संबंध को जोड़ने का या संबंध को दर्शाने का काम करे, और वो बेशक संज्ञा शब्द के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे कहेंगे संबंधवाचक।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं जो कि अंतिम है, सर्वनाम की कैटेगरी में सबसे लास्ट वाला है। तो ये है निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें अगर आप देखें तो ये सर्वनाम शब्द इस प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व का भाव जोड़ने के लिए किया जाता है। ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, कर्ता के लिए या तो आप सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं या उसे अपनापन जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उसमें आएगा। और कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद बताते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा है ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही इसे एक टुकड़ा मानते हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं कि फिर 5 प्रकार है, लेकिन मूल रूप से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, ये सब अपनत्व के भाव को या अपनेपन के भाव को दर्शाते हैं। तो ये सब क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। बेशक ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, इन्हीं शब्दों को हमने पीछे भी देखा था, लेकिन दोनों आपस में अगर यहाँ हम लोग मर्ज कर देंगे तो कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी, इसलिए अलग अलग देख रहे हैं। मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तो वो तो मन की भाव है, लेकिन सामने से बोलते हैं कि मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। ठीक, तो अपने आप, मैं अपने आप मतलब मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं अपने आप उसे कर लूंगा, तो इसमें जो है अपनत्व का भाव अपने साथ जोड़ा जाता है। उसने खुद चलकर या स्वतः चलकर परेशानी मोल ली है, खुद परेशानी मोल ली है आप ऐसे कह लीजिए। तो खुद शब्द जो है वो उसने शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों में यहाँ संबंध दिखाई देता है, तो ये निजता का भाव है। इसी प्रकार से आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाएगी। तो ये स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, अब यहाँ स्वयं जो है ये निजवाचक में चला जाएगा, तो ये वाला हो गया। अपने आप, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम शब्दों के तौर पे दिखाई देते हैं। जैसे उत्तम, मध्यम और जो अन्य पुरुष वाला पीछे हमने कॉन्सेप्ट देखा था, उसमें हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे आप सर्वनाम पुरुषवाचक भी होता है। अब यहाँ पर हमने ये देखा ना कि निजवाचक और पुरुषवाचक में समानता काफ़ी हद तक दिखाई देती है, तो उसी के विषय में यहाँ ये अंतिम लाइन में कहा जा रहा है कि आप सर्वनाम जो है ये पुरुषवाचक भी होता है। जैसे आप बहुत मेहनती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शब्द पर मत जाइए। अगर आप शब्द पर जाएंगे कि बस आप दिखा नहीं कि वो निजवाचक हुआ, तो हो सकता है कि वाक्य में वो पुरुषवाचक हो। तो वाक्य को पहले पढ़ लीजिए और वाक्य की भावना को समझिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, तब जाकर निर्णय लीजिए। ठीक, तो आप शब्द आपने देखा नहीं कि निजवाचक पे मार दिया है, तो गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ देखिए आप बहुत मेहनती हैं, और यहाँ देखिए आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए। दोनों वाक्यों में जमीन और आसमान का फर्क है, शब्द भले ही एक जैसे इस्तेमाल किए गए हों। आप और स्वयं यहाँ दोनों एक दूसरे की निजता को प्रकट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये निजवाचक में चला जाएगा। मैं अपने आप, यहाँ भी आप है, लेकिन ये क्या है, ये पुरुषवाचक नहीं है, ये निजवाचक है। यहाँ निजता का भाव यानी संबंध आपस में अपनत्व प्रकट हो रहा है। यहाँ आपसे सीधा सीधा कह दिया गया कि आप बहुत मेहनती हैं, तो ये तो पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, तो शब्द पर मत जाइए। इसके बाद देखिए निजवाचक में मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, ऐसे। तो आप सर्वनाम शब्द को वाक्य प्रयोग के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। देखिए यहाँ लिखित तौर पे आपको ये साक्ष्य दे दिया गया कि जब तक आप वाक्य में देखकर उसे पक्का ना कर लें तब तक टिक मत लगाइएगा। ये नहीं कि शब्द आपने रट लिया कि ये वाले जो है ये शब्द निजवाचक में आते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद पुनरुक्ति रूप कैसा होता है, आइए देखते हैं। आजकल के जो गाने हैं ना, खासतौर पर जो रैपर वाले सॉन्ग होते हैं या फिर जो आजकल के आधुनिक गायक हैं, उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, तो वो अक्सर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक ही शब्द को 20 बार गाएंगे। गाने की लिरिक्स का जो पन्ना है जब खो जाता है ना लास्ट टाइम में, तो ऐसा ही होता है, बिना सोचे समझे लिख देंगे और एक ही जो शब्द होगा उसको कम से कम 2500 बार दोहराएंगे। अगर आप उनकी लिरिक को पढ़ेंगे तो हंसी आ जाएगी, लेकिन लोग नाचते हैं उसी धुन पर। अब क्या किया जाए, चलिए देखते हैं। पहले के गीत और आज के गानों में अगर कंपैरिजन कर लें तो फिर पता लग जाएगा। तो यहाँ देखिए कहा गया, पुनरुक्ति की बात हुई तो ये प्रश्न उठा। देखिए पुनरुक्ति रूप का मतलब क्या है। पुनरुक्ति यानी एक बार आपने कहा उसी शब्द को दोबारा कहा, तिबारा कहा, 10 बार कहा, कोई दिक्कत नहीं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब यहाँ पर सर्वनाम में पुनरुक्ति कैसे हो सकती है। जैसे देखिए कोई एक सर्वनाम शब्द है, आपने पीछे अभी इसे देख रखा है। कोई चीज़ें बड़ी अच्छी होती है, ऐसे आपने बोला, तो यहाँ क्या है, ये पुनरुक्ति होती है। इसी प्रकार से कौन कौन जाना चाहता है, ऐसे पूछा जाता है ना कि कौन कौन लोग मेरी तरफ हैं, जल्दी आओ। तो कौन कौन ये 2 बार आपने इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पुनरुक्ति का जो स्वरूप है सर्वनाम का वो दिखाई देता है। या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मुझे इस बात का आभास हो रहा है। तो कुछ जो शब्द है ये सर्वनाम मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला गया ना। यहाँ कितना है कैसा है वो मालूम नहीं है, अनिश्चय की स्थिति है, तो उसके साथ आपने एक बार और कुछ लगा लिया, तो ये पुनरुक्ति हो गई। अपना अपना दृष्टिकोण है, ऐसे आपने कहा, तो अपना अपना आपने 2 बार इस्तेमाल कर लिया। आप चाहते तो ऐसे कह सकते थे कि अपना दृष्टिकोण होता है हर आदमी का, ऐसे बोल सकते थे, लेकिन आपने कहा अपना अपना दृष्टिकोण है, नसीब अपना अपना। तो ये सब पुनरुक्ति की भावना होती है। कहीं कहीं क्या होता है, सर्वनामों के संयुक्त रूप भी प्रचलित होते हैं। जैसे दिल्ली के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो मिली जाएगी।
आपने कोई और कोई जो शब्द है वो इस्तेमाल तो किया, लेकिन इस तरीके से नहीं किया जैसे ऊपर किया गया है। ऊपर क्या है कि बिना कोई बीच में शब्द डाले सिर्फ एक डैश लगाकर 2 बार एक ही शब्द को लिख दिया गया। ठीक, ऐसा नीचे नहीं किया गया, बीच में न लगाया गया। तो कोई ना कोई मतलब एक नहीं तो दूसरा, इसका ये मतलब है। तो कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। इसी तरह से कुछ ना कुछ या जो कुछ, जो कोई, कहीं कोई, इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं ना, ये संयुक्त रूप से आते हैं। मतलब 2 सर्वनाम यहाँ पे एक साथ जोड़े गए हैं, उनका संयोजन किया गया है, तो ये भी इस्तेमाल होते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद, इतनी गाथा गाने के बाद अब इसका अभ्यास करना आवश्यक है। तो यहाँ देखिए, शायद पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है। कौन छिपा है आप नहीं जानते। अब इसमें आपको बताना है कि कोई जो शब्द है ये सर्वनाम है, व्यक्ति का नाम वहाँ नहीं दिया है कि पर्दे के पीछे नीरज छिपा है या मोहित छिपा है या कौन छिपा है, वो सब नहीं दिया है। यहाँ पर कह दिया कोई छिपा है, तो आप जो कोई शब्द है उसके बारे में बताइए। ये सर्वनाम तो है ही है, अनिश्चयवाचक है, आप नहीं जानते कि कौन छिपा है, यहाँ निश्चय की स्थिति नहीं है। ऐसे आप कहते हैं ना कि शायद शब्द को पहले हटा दीजिए, पर्दे के पीछे वही छिपा हुआ है, तो ये जो वही है ना, ये निश्चयवाचक में चला जाता है, क्योंकि आपको तय है कि कोई एक व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं और वही उसके पीछे छिप के आपको डराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर का जो प्रश्न है ना, बहुविकल्पी, इसमें एक लोकोक्ति दी हुई है, काफ़ी सार्थक है। इसे देखिएगा, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। मतलब रजाई आपकी है 2 हाथ की और आप हैं 3 हाथ के, और आपने टांगें फैला ली, तो क्या होगा, आपके पैर बाहर चले जाएंगे या फिर सिर ही बाहर आ जाएगा अगर पैर ढकने की कोशिश करेंगे। तो जितनी लंबी चादर है उतना ही आपको पैर फैलाना चाहिए, ये मुहावरा बन गया। और इसके पीछे जो मंतव्य है वो ये है कि जितना आपके पास सामर्थ्य है उसी हिसाब से काम कीजिए, उससे ज़्यादा फान कर मत बैठिए, नहीं तो फिर नुकसान आपका होगा। ठीक, तो यहाँ कुल मिलाकर हमें मुहावरा और लोकोक्ति वाला जो सीक्वेंस है वो आगे मिलेगा। यहाँ हमें देखना गया है कि कौन सा सर्वनाम इसके अंदर है। तो तेते और जेते, ये जेती और तेती जो लिखा हुआ है ना, ये असल में क्या है, ये संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपस में कनेक्शन जोड़ रहा है। तेते पाँव पसारिए, ये एक वाक्यांश हो गया। जेती लंबी सौर, सौर मतलब रजाई, तो यहाँ आप देखें दोनों जो है जोड़े गए हैं आपस में, तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ बनेगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी जो है तीसरा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बिल्कुल ये दूसरे वाले की तरह है, तो यहाँ भी संबंधवाचक हो जाएगा। इसके बाद जो चौथे नंबर का प्रश्न है उसे देखिएगा, सर्वनाम की पुनरावृत्ति किसमें हुई है ये आपको देखना है। तो पुनरावृत्ति किसमें हुई है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जो शब्द रिपीट हुआ है वो आपको देखना है। पुनरुक्ति वाला जो पीछे आपने देखा था ना कॉन्सेप्ट, पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, फिर से बार बार दोहराना। तो गड़बड़ और झाला ये दो चीज़ें, पुनरुक्ति यहाँ नहीं है, क्योंकर में भी नहीं है, ककहरा में भी नहीं। तो इसमें क्या, कैसे कैसे, यह कौन सा सर्वनाम है। जैसे यह शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बेशक ये प्रोनाउन है, किस प्रकार का है, तो यह शब्द आप उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप तय हो कि वही चीज़ है। ठीक है, यह वस्तु मुझे चाहिए, अर्थात वो वस्तु आप जानते हैं कि क्या है और वही आपको चाहिए। तो यहाँ निश्चय का भाव होता है, तो ये निश्चयवाचक है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक, अब इसमें वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा होगा। यहाँ देखिए हम है, तो हम क्या है, ये निजवाचक में भी आएगा और पुरुषवाचक में भी आएगा, लेकिन हम यहाँ अकेले हैं। वैसे तो इसमें कई सारे सर्वनाम है, जैसे कि किसी, कुछ, ये सब है ना। तो किसी और कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक में चला जाएगा, लेकिन पहला जो सर्वनाम है वो अपना नाम न लेकर हम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, पूछते हैं ना तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ कोई अनिश्चय या निश्चय नहीं है, मतलब आप जानना चाहते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन से होते हैं, जिसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति से उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पर वह, वे, आप और मैं। आप जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, स्पष्ट रूप से। आप जो शब्द है, आप बहुत महान हैं, आप सामने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप बहुत महान हैं, तो आप एक सर्वनाम शब्द है और वो सामने वाले के विषय में ही कहा जा रहा है और उसी को आप बता रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो मध्यम पुरुष होगा। और ऐसे में अगर जो अन्य पुरुष वाला है उसको अगर आप लगाएं तो क्या होगा, वह व्यक्ति बहुत महान है, यानी आप किसी तीसरे को बता रहे हैं कि वो वाला आदमी जो वहाँ खड़ा है वो बहुत महान है, ऐसा। इसके बाद देखिए 9वें नंबर के क्वेश्चन को, विनय कुमार जी हिंदी पढ़ाते हैं। अब बीच में एक गैप है, रिक्त स्थान आपको भरना है, तो इसमें आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से इसे पूरा करेंगे। कौन सा शब्द आप चुनेंगे, तो अन्य पुरुषवाचक आपको चुनना है। यहाँ एक फाउंडेशन है, वैसे तो आप ये सारे शब्द इसमें भर सकते थे, ये सारे शब्द जो है ना इस वाक्य में फिट हो जाएंगे। जैसे विनय कुमार जी मुझे पढ़ाते हैं, मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, विनय कुमार जी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, विनय कुमार जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं और विनय कुमार जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं।
तो यहाँ चूंकि हमें अन्य पुरुष सर्वनाम का इस्तेमाल करना है तो उन्हें ये शब्द जो है ये अन्य पुरुष में जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं कि विनय कुमार जी हिंदी के अध्यापक हैं और वह उन लोगों को हिंदी पढ़ाते हैं, यानी किसी तीसरे व्यक्ति को हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये वाला आपका सही। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची। तो हम, तुम, ये, वे, मैं, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं और मैं, तुम, आप, किसी। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। अब इसमें 4 चीज़ों का पेयर दिया हुआ है, तो 4 चीज़ों का जब पेयर दिया है तो इसमें ऊपर वाला ही ज़्यादा परफेक्ट है, बाकी में दिक्कतें हैं क्योंकि कुछ शब्द जो हैं वो बाहर हो जा रहे हैं इनकी कंडीशन से। हम, तुम, ये, वे और मैं, ये क्या है, पुरुषवाचक है, आमतौर पे पुरुषवाचक सर्वनाम के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं, हालांकि कुछ अपवाद हर जगह होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो पहचानिए। पानी, आकार, ये और दिन, ये तो एकदम छोटे से बच्चों की क्लास होती है वहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी सभी संज्ञा या विशेषण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, कुछ, वहाँ, जो, वह। तो जो शब्द जो है वह वस्तु जो वहाँ पड़ी हुई है वही मुझे चाहिए, ऐसा। तो जो शब्द जो है वो वहाँ पे उस वस्तु के साथ आपका कनेक्शन जोड़ रहा है, तो जो यहाँ पे संबंधवाचक हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13वें में कहा गया कि कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम से युक्त है। तो मैंने अपना काम कर लिया, ये तो निजवाचक हो गया। इसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ, ये एक लोकोक्ति हो गई, इसमें जगन्नाथ शब्द जो है वो एक अलग संज्ञा है। आप स्वयं ही चले जाएंगे, ये भी अपने बारे में ही बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा, ये सामने वाले से आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष। आप कब से बैठे हैं, ठीक है, आप स्वयं ही चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप शब्द नहीं है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वह है। आप रहता तो ये भी मध्यम पुरुष में चला आता, लेकिन यहाँ पर वह है तो ये अन्य पुरुष में जाएगा, वह स्वयं ही चले जाएंगे। मतलब किसी सामने वाले को आप बता रहे हैं कि वो वाला जो व्यक्ति है वो खुद ही चला जाएगा, उसे यहाँ से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो अन्य पुरुष में जाएगा। इसका जो बी वाला है वो सही है, आप कब से बैठे, आप कब से बैठे। हालांकि प्रश्नवाचक भी इसमें है, प्रश्न का भी भाव है, लेकिन चूंकि पूछा था कि मध्यम पुरुष में कौन सा है तो ब वाला है। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि जो विकल्प दिए हैं उसमें से कौन सा सभी सर्वनाम, मतलब किस विकल्प में सभी सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक है। तो मैं, तुम, कौन और वह, आप गांव से कब आए, मैं, वे, तू, आप और वे, आप, हम, जो। बताइए। तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक है, इसलिए पहला नहीं होगा। आप गांव से कब आए, इसमें भी जितने हैं उसमें कब शब्द जो है ये प्रश्नवाचक है, ठीक, तो ये वाला हो गया, मतलब ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ये पुरुषवाचक नहीं होगा। इसके बाद मैं, वे, तू, आप, ये जो है इसको हो सकता है, अभी डालिए इस कैटेगरी में। इसके बाद वे, आप, हम, जो। तो जो है वो संबंधवाचक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो स वाला है वही आपका पुरुषवाचक है, जिसमें कि चारों जो शब्द हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम से बिलोंग करते हैं। इसके बाद 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक है। तो यह, वह, इसने, कुछ, आप, इसे, कोई, क्या, इसे, उसे, यह, वह और वे, वहाँ, जो, हम, इस प्रकार से दिया है। तो आपको ये देखना है कि निश्चयवाचक कौन सा है। तो यह, वह, इसने, कुछ, कुछ जो है ये अनिश्चय में चला गया, नहीं होगा। कोई जो है ये भी अनिश्चय, एक एक शब्द आप पकड़ेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। कुछ जो है अनिश्चयवाचक होता है तो ये निश्चयवाचक में नहीं हो सकता, तो ये गया। इसके बाद कोई शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक होता है तो ये निश्चयवाचक में नहीं हो सकता, ये भी गया। इसे, उसे, यह, वह, ये भी जो है, और वे, वहाँ, जो, हम। तो अब देखिए यहाँ पर जो निश्चयवाचक है उसमें इसे, उसे, यह, वह और वे, वहाँ, जो, हम। तो वहाँ शब्द जो है ये वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, मतलब वो जगह आपको पता है, तो यहाँ आप निश्चय की स्थिति में है, तो द वाला इसका ज़्यादा परफेक्ट है। हालांकि स वाले में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि निश्चय के भाव को दर्शाते हैं, लेकिन सभी नहीं। तो ज़्यादा सटीक जो इसका उत्तर है वो द वाला है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो क्या, जो, यह, ये अलग प्रकार से है, लेकिन कुछ ये अनिश्चय की स्थिति को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा। 17वें को देखिए, यहाँ कहा गया कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। तो स्वयं, बाद, मेरा, अपना, ऐसा दिया है। निजवाचक यहाँ पर स्वयं भी है, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, यानी आप अपने बारे में, अपनी निजता के बारे में बता रहे हैं। मेरा है, वह मेरा है, तो आप अपने बारे में कह रहे हैं, उसका संबंध अपने से जोड़ रहे हैं, निजता का भाव है। अपना, ये भी यहाँ पे निजता का भाव है। लेकिन यहाँ बाद जो शब्द है ना, ये असल में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ तक हमने जो संज्ञा और सर्वनाम का कॉन्सेप्ट था उसे क्लियर किया है। आगे ऐसे ही व्याकरण के कई सारे टॉपिक हैं जिन्हें कि हम इस पूरी वीडियो श्रृंखला में कवर करेंगे, और ये परीक्षा के लिए बहु उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी हमारी आशा है। तब तक के लिए नमस्कार।